सो वाटर, वाटर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, इसी को आज थोड़ा सा और आगे डिस्कस कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसी पॉइंट को आज थोड़ा और डिस्कस करते हैं। वाटर को देखिए, वाटर सबसे पहले तो हमने कल डिस्कस करा था अबाउट द एयर एंटेनिंग एडमिक्सचर। एयर एंटेनिंग एडमिक्सचर के कौन कौन से बेनिफिट, क्या क्या उससे आपकी प्रॉपर्टीज अफेक्ट होती हैं कंक्रीट की, वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। लाइक जैसे अगर आप बात करोगे तो रेजिस्टेंस टू द फ्रीजिंग एंड थॉविंग इंक्रीज हो जाता है, रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थॉविंग इंक्रीज हो जाता है आपका। इंप्रूवमेंट होता है वर्केबिलिटी में, रिडक्शन होता है कि इसमें स्ट्रेंथ में, स्ट्रेंथ रिड्यूस होती है, स्ट्रेंथ रिड्यूस होती है। ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन एंड लाइटेंस की टेंडेंसी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ये वाटर कंटेंट आपको कम करा के देता है, वाटर कंटेंट में रिडक्शन करवाएगा आपके कंक्रीट के अंदर, ये वाटर कंटेंट में रिडक्शन करा देता है आपके कंक्रीट के अंदर। फ्रोस्ट एक्शन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, केमिकल अटैक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ये सारे के सारे बेनिफिट मिले थे। वो कल एक आपको जो फाइल सेंड की थी उसमें फर्स्ट पेज पे सबसे पहले यही लिखा हुआ था कि क्या क्या बेनिफिट इससे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमने जो टॉपिक था उसमें बेसिकली वाटर वाटर था। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था वाटर के बारे में थोड़े पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि वाटर वाटर यूज करने का पर्पस क्या होता है, कि द पर्पस ऑफ यूजिंग वाटर इज टू कोज द हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट। ये पॉइंट कल आपको बताया था कि वाटर जो हम यूज करते हैं, वाटर को यूज करने का हमारा क्या पर्पस रहता है मेनली। द पर्पस ऑफ यूजिंग वाटर इज टू कोज द हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट। जस्ट आप सुनते चलना, सिंपल सिंपल। आपके पास में सारी सारी चीजें, वाटर का पूरा नोट्स आ चुका है, तो जस्ट आप उसको समझते चलना, लिखने का कुछ नहीं रहेगा। एक पॉइंट भी, सारे की सारी चीजें आपके पास ऑलरेडी लिखी हुई आ चुकी हैं। ठीक है, जस्ट उसको समझो अब आराम से। वाटर वाटर को यूज करने का बेसिकली पर्पस क्या था, पर्पस था वाटर को यूज करने का टू द हाइड्रेशन, टू कोज द हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट। सीमेंट का हाइड्रेशन कराने के लिए हम किसको यूज करते हैं, वाटर को यूज करते हैं। हाइड्रेशन आपको ऑलरेडी पता है कि हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रेशन, ये पॉइंट आप ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि अगर वाटर को आप एक्सेसिव क्वांटिटी में डालोगे, अगर वाटर को आप एक्सेसिव क्वांटिटी में डालोगे तो उसमें दिक्कत क्या रहेगी, कि वाटर क्या करता है, अलोंग विद द सीमेंट पार्टिकल्स, अलोंग विद द सीमेंट पार्टिकल वाटर कैपिलरी फिनोमिना की वजह से, कैपिलरिटी जिन लोगों ने सॉइल पढ़ रखी है उनको बहुत अच्छे से याद होगा, कैपिलरिटी पूरा प्रोसेस होता है आपका। सॉइल मैकेनिक्स में मैंने इसके बारे में बताया था आपको, पूरा डिटेलिंग में डिस्कस किया था वहां पे कैपिलरिटी के बारे में। फ्लूइड में भी आपने पढ़ा होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स भी बहुत से लोगों ने पढ़ रखे हैं, तो फ्लूइड में भी आपने पढ़ा होगा कैपिलरिटी क्या होता है। तो होता क्या है, वाटर अलोंग विद द सीमेंट पार्टिकल्स कैपिलरी एक्शन की वजह से, कैपिलरी एक्शन की वजह से ऊपर राइज करता है एंड बेसिकली एक सरफेस के ऊपर एक लेयर बना लेता है, एक सरफेस के ऊपर एक लेयर बना लेता है, दैट इज कॉल्ड एज अ लाइटेंस। उसको क्या बोलते हैं, लाइटेंस बोलते हैं। अब आपको बताया था, जैसे सपोज आपको कोई 5 मीटर हाइट का कॉलम डालना है, तो कॉलम ऐसे नहीं करोगे आप 5 मीटर हाइट का पूरा एक साथ डाल दोगे। आप क्या करोगे, लेट अस सपोज आपने 2 मीटर हाइट कॉलम का डाल दिया। उसके बाद क्या होगा कि जो 2 मीटर वाला सरफेस है उस पर आकर आपकी लाइटेंस वाली लेयर डेवलप हो जाएगी। उसके ऊपर आप क्या डाल रहे हो, दूसरा सक्सेसिव लेयर डाल रहे हो, दूसरी लेयर डाल रहे हो कॉलम की। तो इन दोनों के बीच में क्या आ चुका, एक लाइटेंस लेयर आ चुकी, जो क्या करती है, इन दोनों के बीच में एक कुछ ना कुछ इम्प्रॉपर इंटरलॉकिंग करवाती है, जिससे क्या होता है, इंटरलॉकिंग को अफेक्ट कर देती है, इतनी प्रॉपर बॉन्डिंग इनके बीच में नहीं बन जाती। ये पॉइंट हमने कल डिस्कस कर लिया। तो लेट अस सपोज आपके पास में बेसिकली ये इस तरह से है, एक आपने, ठीक है, इस तरह से है, लेट अस सपोज एक आपने ये कॉलम का 2 मीटर का पोर्शन डाला है यहाँ पे। इसके ऊपर यहाँ पे क्या होगा आपके पास में, यहाँ पर आपके पास इस पार्ट पे क्या हो जाएगा, इस वाले सरफेस पे आपको क्या मिलेगी देखने को, इस तरह से एक लाइटेंस की लेयर मिलेगी, लाइटेंस लेयर मिलेगी सीमेंट एंड वाटर की। अब जब इसके ऊपर आप दूसरी लेयर डालोगे ना, जब आप इसके ऊपर आप दूसरी लेयर डालोगे, जब आप इसके ऊपर एक दूसरी लेयर डालोगे ना, तो दैट लेयर विल नॉट बी, वो लेयर इतना ज्यादा आपका, जब इसके ऊपर आप दूसरा कंक्रीट का लिफ्ट डालोगे, 2 मीटर का ये हो गया, 2 मीटर का ये हो गया, इनके बीच में एक लाइटेंस वाली लेयर आ चुकी है, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं बॉन्डिंग इतनी प्रॉपर नहीं रह पाती, जिससे कि इसकी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, आपकी कम हो जाती है। ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था कल भी, और ये पॉइंट आपके एज इट इज नोट्स में भी लिखा हुआ है। ठीक है, एज इट इज नोट्स में भी ये पॉइंट लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास में क्या था, जैसे कि बेसिकली एक और पॉइंट बताया था कि अगर आप एक्सेसिव वाटर डालोगे तो एक्सेसिव वाटर क्या करता है, फॉर्म वर्क के थ्रू बाहर निकल जाएगा। एक्सेसिव वाटर फॉर्म वर्क के थ्रू बाहर निकल जाएगा एंड वो इवेपोरेट होगा। जब वो इवेपोरेट होगा तो वहां पे वॉइड्स क्रिएट होंगे, वॉइड क्रिएट होंगे तो वहां पे स्ट्रेंथ का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, स्ट्रेंथ का लॉस हो जाएगा। एक पॉइंट लेकिन आपको जरूर समझ में आता है कि अगर आप वाटर एक्सेसिव क्वांटिटी में डालोगे, अगर आप वाटर को एक्सेसिव क्वांटिटी में डालोगे, तो वो वाटर क्या करेगा, वो फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट के सरफेस को लुब्रिकेट करेगा। अगर वाटर आप एक्सेसिव क्वांटिटी में डालोगे देन दैट वाटर विल लुब्रिकेट द सरफेस ऑफ द कोर्स एग्रीगेट्स एंड द फाइन एग्रीगेट्स, जिससे कि आपके पास एक वर्केबल कंक्रीट बन जाएगा। वर्केबिलिटी आप जानते हो, वर्केबिलिटी बेसिकली होता क्या है, कितना इजीली आप कंक्रीट के साथ काम कर सकते हो, उसको कॉम्पेक्शन कितना अच्छे से कर सकते हो, उसको ट्रांसपोर्ट कितना इजीली कर सकते हो, फिनिशिंग उतनी कितनी इजीली कर सकते हो। इन सारी की सारी चीजों को करने से आपको कहीं ना कहीं फ्रिक्शन रोकता है, फ्रिक्शन आपको ये सारे के सारे काम करने से रोकता है। तो अगर आपने वहां पे वाटर डाल दिया, तो वाटर क्या करेगा, एग्रीगेट के सरफेस को लुब्रिकेट करेगा,
एग्रीगेट के सरफेस को लुब्रिकेट करेगा, फ्रिक्शन का इफेक्ट कम होगा, फ्रिक्शन का इफेक्ट कम होगा तो आपको वर्केबल मिक्स मिलेगा, आपको वर्केबल कंक्रीट मिलेगा। इस वर्केबिलिटी वाले पॉइंट को, जो वर्केबिलिटी वाला टॉपिक है, इसको आज हमें डिस्कस भी करना है। वर्केबिलिटी कैसे, वर्केबिलिटी की मेजरमेंट होती है, क्या है एक्चुअली में वर्केबिलिटी, किस किस फैक्टर पे वर्केबिलिटी डिपेंड करता है, वो सारी चीजें आज हमें डिस्कस करनी है। अभी के जस्ट एक पॉइंट बताया कि वर्केबल आपको मिक्स मिलेगा। देखिएगा अब नेक्स्ट आपके पास में क्या है, अगर वाटर आप डेफिशिएंट क्वांटिटी में डालोगे, ये पॉइंट भी आपको पता है, अगर आप वाटर आप डेफिशिएंट क्वांटिटी में डालोगे तो उसमें दिक्कत क्या रहेगी, इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद द कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट के साथ काम करना बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद द कॉन्क्रीट। ये पॉइंट आप ऑलरेडी जानते हो। रीजन वही कि वहां पे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो आप इतना इजीली कॉन्क्रीट के साथ काम नहीं कर पाओगे, आप उसको इतना इजीली कॉम्पैक्ट नहीं कर पाओगे, ये सारी दिक्कतें रहेंगी। हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा कॉन्क्रीट का, उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी प्रॉपर, उसके अंदर प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी, तो सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। सो वाटर की क्वांटिटी कितनी डालनी है, ज्यादा भी नहीं डालेंगे, बहुत ज्यादा कम भी नहीं डालेंगे, उसमें दिक्कत रहेगी। अदरवाइज क्या क्या दिक्कत है वो मैंने आपको बता दी। सारे के सारे पॉइंट्स प्रॉपर तरह से आपके पास लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, बहुत सिंपलेस्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जस्ट उसको एक बार प्रॉपर तरह से रीड भी अगर कर लोगे ना तो बहुत आसानी से सारे के सारे पॉइंट आपको खुद से कुछ समझ में आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद आपको बताया था कि जैसे हमारे पास जो मिक्सिंग वाटर होता है ना, हमारे पास जो मिक्सिंग वाटर होता है उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स आपको बताए गए हैं, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड आपको बताए गए हैं एज पर अवर कोडल स्पेसिफिकेशंस। तो उसके लिए मैंने आपको डायरेक्टली पूरा का पूरा नोट्स में टेबल बनाकर दी थी, उसमें सारे के सारे जो पैरामीटर हैं उनकी क्या क्या वैल्यूज होती हैं वो लिखी हुई है। अभी जो स्पेसिफिकेशन है, दीज स्पेसिफिकेशंस आर एज पर IS 456, ये IS 456 के हिसाब से हैं, ठीक है। IS 456 के हिसाब से सारे के सारे स्पेसिफिकेशन, उसमें लगभग 14 टू 15 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसमें लगभग 14 टू 15 कोडल प्रोविजंस, मतलब 14 टू 15 पैरामीटर्स लिखे हुए हैं। आपको अभी सारे के सारे याद नहीं करने हैं। जिस जिस पॉइंट के ऊपर स्टार बना हुआ है उस फाइल में अगर आप देखोगे तो जो वो टेबल है उसमें कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर के ऊपर स्टार बन रखा है। जिस जिस पैरामीटर के ऊपर स्टार बना हुआ है अभी आपको सिर्फ वही पैरामीटर याद रखने हैं, क्योंकि स्टार वाले फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, बाकी इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं पूछे गए हैं, लेकिन मैंने आपको प्रोवाइड सारे करा दिए, लिख के सारे दे दिए हैं। अगर बाई चांस आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर बाई चांस आपको क्वेश्चन में कोई दूसरा पैरामीटर दिखता है कि हाँ भाई इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप अपनी टेबल ओपन करना, उसमें से उसकी रेंज को याद कर लेना। लेकिन अभी के लिए सारे याद मत रखना, जो जो जिस जिस के ऊपर स्टार बना हुआ है सिर्फ उन्हीं को याद करो, उसमें आपका काम चल जाएगा अभी के लिए करंट। कहीं पे क्वेश्चन दिखता है तो देख के उसको याद कर लेना बस, तो उसको आप पढ़ लेना आराम से, जो जो पैरामीटर की वैल्यू कितनी कितनी होती है। जैसे सील्ड एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स वैल्यू बताई थी, लगभग आपको 2000 तक बताई थी। क्लोराइड, क्लोराइड के लिए आपको बताया था 500 तक होता है आरसीसी के लिए, एंड सीसी सीमेंट कॉन्क्रीट के लिए हम चले जाते हैं 2000 तक, क्योंकि सीसी बेसिकली सीमेंट कॉन्क्रीट जिसमें कि रेनफोर्समेंट वगैरह का आपने यूज नहीं कर रखा है, और आरसीसी का मतलब है रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट जिसमें आपने रेनफोर्समेंट को यूज करा है। क्लोराइड, क्लोराइड बेसिकली अफेक्ट क्या डालेगा, उससे हमारे कॉन्क्रीट के ऊपर कोरोजन का इफेक्ट बढ़ जाता है। तो इसी वजह से हम, सॉरी, रेनफोर्समेंट के ऊपर कोरोजन का इफेक्ट बढ़ जाता है, उससे हमारे रेनफोर्समेंट के ऊपर क्या होता है, कोरोजन का इफेक्ट बढ़ जाता है। इसलिए हम क्लोराइड कंटेंट को कम रखेंगे अगर हम आरसीसी में यूज कर रहे हैं, बिकॉज दैट विल रिजल्ट इन द कोरोजन ऑफ द रेनफोर्समेंट, इसीलिए हमने वहां पे उसको कम कर दिया है। शुगर, शुगर के लिए आपको बताया गया है लगभग 500 से ऊपर आप नहीं जाओगे। पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच वैल्यू क्या रेंज में बताई गई है आपको, पीएच वैल्यू बताई गई है 6 टू 8 की रेंज में बताई गई है। पीएच वैल्यू जो होनी चाहिए आपकी, दैट शुड बी इन द रेंज ऑफ द 6 टू 8। ऑडियो लैग हो रहा है बीच बीच में, ऑडियो लैग हो रहा है बीच बीच में, और बाकी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है लैग वाली। तो राहुल आप, हिमांशु आपके यहाँ पे शायद हो सकता है थोड़ा नेट का प्रॉब्लम होगा, उसको जरा एक बार रिफ्रेश करो, एक बार उसको रिफ्रेश करके देखिए, इसी वजह से शायद हो रहा होगा। एक बार उसको रिफ्रेश करिए अपने सिस्टम को, तो इसी वजह से शायद नेट की प्रॉब्लम आ रही होगी थोड़ी। ठीक, चलिए देखो। हाँ, तो क्या क्या पैरामीटर है, उनकी वैल्यूज कितनी कितनी है वो आपको सबकी वैल्यू मिल चुकी है। हाँ, चलो वैल्यू आपके सब पैरामीटर्स की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। ऑर्गेनिक मैटर कितना है, डिसॉल्व सॉल्ट्स कितना है, उसमें से आप उसको देखना। सारे पैरामीटर अभी आपको याद नहीं रखने हैं, जिस जिस पैरामीटर के ऊपर स्टार बना रखा है वही पैरामीटर अभी याद करना, सारे पैरामीटर मत याद करना। अगर कहीं पे क्वेश्चन दिखाई देता है किसी और पैरामीटर के ऊपर भी, तो उसको भी याद कर लेना। फिर अभी के लिए जो जो स्टार बने हुए हैं उनको याद कर लेना सिर्फ। चलो नेक्स्ट। अब आपको देखो कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स बताए हैं कोडल प्रोविजन से डायरेक्टली जो पूछे गए हैं एग्जाम्स में। ये सारे के सारे कोडल प्रोविजन हमारे IS 456 के हैं, आप एक बार अपना कोड खुद से भी पढ़ के देख सकते हैं। ठीक है, मैंने क्लोज नंबर भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि कौन सा क्लोज नंबर है, कौन सा पॉइंट है, तो आप उसको देखोगे तो बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे। जो भी आपका वाटर है, जो वाटर आप यूज करते हो फॉर द मिक्सिंग पर्पस, कॉन्क्रीट को बनाने के लिए आप जो वाटर यूज करते हो, कॉन्क्रीट में जो वाटर आप मिक्स करोगे, एंड साथ साथ क्यूरिंग पर्पस के लिए आप जो वाटर यूज करोगे, क्यूरिंग क्या है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद कि क्यूरिंग का मतलब क्या होता है। सो कॉन्क्रीट बनाने के लिए जो वाटर आप मिक्स करोगे,
दूसरा, क्यूरिंग पर्पस के लिए आप जो वाटर मिक्स करोगे दैट शुड बी फ्री फ्रॉम द इम्प्योरिटीज, वो इम्प्योरिटीज से फ्री होना चाहिए, क्योंकि इम्प्योरिटीज कंक्रीट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को अफेक्ट कर देते हैं। लाइक उसकी स्ट्रेंथ पे फर्क आ जाएगा, उसके सेटिंग टाइम पे भी अफेक्ट आ जाएगा। बेसिकली उसमें एफ्लोरेसेंस का एक्सटेंट बढ़ सकता है। एफ्लोरेसेंस आप जानते हैं, एफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है। रेनफोर्समेंट जो है उसमें कोरोजन का खतरा डेवलप हो सकता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो सकती है। ये सारी की सारी दिक्कतें हैं जो हमें इम्प्योरिटीज की वजह से देखने को मिल सकती है। कौन कौन सी इम्प्योरिटीज होती हैं उसके बारे में आपको लिख के बताया हुआ है। कौन कौन से इम्प्योरिटीज होते हैं बेसिकली, जैसे ऑयल होता है, एसिड्स होता है, एल्कलीज होते हैं आपके पास में, सोल्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, अदर मटेरियल्स होते हैं। ये सब क्या है, एक तरह से इम्प्योरिटीज हैं। सोल्ट्स हो गए, ऑर्गेनिक मैटर हो गया, ऑयल हो गया, एल्कलीज हो गया, ये सब क्या है, इम्प्योरिटीज हैं। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए आपके वाटर के अंदर, जो वाटर आप यूज कर रहे हो फॉर द कॉन्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्क्रीट के मैन्युफैक्चरिंग में या फिर उसकी क्यूरिंग पर्पज के लिए, उसमें ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सिंपल सा पॉइंट था। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट। जनरली हम मानते हैं कि पोर्टेबल वाटर जो होता है, जो बेसिकली एक तरह से आपका ड्रिंकिंग वाटर होता है, दैट इज जनरली कंसिडर्ड टू बी सेटिस्फैक्टरी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्क्रीट। ड्रिंकिंग वाटर, पोर्टेबल वाटर, दैट इज जनरली कंसिडर्ड टू बी सेटिस्फैक्टरी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्क्रीट। लेकिन जनरली आप उसको सेटिस्फैक्टरी मान लेते हो, लेकिन ये चीज हमेशा ट्रू नहीं रहेगी। ये जो चीज है, ये जो मैंने अभी पॉइंट बताया आपको कि भाई ड्रिंकिंग वाटर आपका कॉन्क्रीट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए सही माना जाता है, लेकिन ये पॉइंट हमेशा आपका सुटेबल नहीं रहेगा। दैट पॉइंट विल नॉट बी वैलिड ऑलवेज। जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि हाँ ये पॉइंट सही है, वैलिड है, लेकिन हमेशा ठीक नहीं रहेगा। लाइक ऐसा होता है कि अगर आपका ड्रिंकिंग वाटर है, अगर आपका ड्रिंकिंग वाटर है उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर आप परमिट कर सकते हो, लेकिन कंक्रीट के मैन्युफैक्चरिंग में अगर आपका जो वाटर है अगर उसमें शुगर का कंटेंट ज्यादा है, दैट विल अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट। सो बेसिकली मेरा बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो हम एक जनरल स्टेटमेंट लिखें कि पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर इज कंसिडर्ड टू बी सुटेबल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट, लेकिन ये सिर्फ एक जनरल स्टेटमेंट है, ये हमेशा वैलिड नहीं रहेगा, हमेशा वैलिड नहीं रहेगा। इसके लिए आपको एक पॉइंट लिखकर बताया हुआ है कि पोर्टेबल वाटर इज जनरली कंसिडर्ड सेटिस्फैक्टरी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट। जनरली सेटिस्फैक्टरी मान के चलते हो आप कंक्रीट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बट इफ वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, लेकिन अगर आपका पानी पीने के लिए ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा कंक्रीट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी सही रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा कंक्रीट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए सही रहेगा। ये हमेशा एक तरह से ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, हर एक कंडीशन में हमेशा ये वैलिड नहीं रहेगा ये वाला स्टेटमेंट। अब ये इसलिए बताया गया है आपको क्योंकि एग्जाम वगैरह में एक दो जगह पे ऐसा देखा गया है कि डायरेक्टली आपसे ये स्टेटमेंट लिख के पूछा गया कि बताइए कि स्टेटमेंट ट्रू है या फिर गलत है। तो जनरली ठीक रहता है, लेकिन हमेशा वैलिड नहीं रहेगा, हमेशा ट्रू नहीं रहेगा। चलो, उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट क्लोज आपके पास में आए। कौन सा क्लोज है? क्लोज नंबर 5.4.2 है कोड में आपका IS 4562 में। हाँ 2000 में, यस, IS 456 2000 कोड में आपका क्लोज नंबर है 5.4.2। क्या कहा है इसके हिसाब से? इसका मतलब क्या था वो मैंने आपको कल बताया था। जैसे कि लेटर सपोज आपके पास में, लेटर सपोज आपके पास में, देखो मैंने अभी आपको बताया कि जो वाटर होता है, किस तरह का वाटर आप यूज कर रहे हो फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट, वो आपके कंक्रीट की प्रॉपर्टी को अफेक्ट करेगा। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? उसकी स्ट्रेंथ हो गई, उसका सेटिंग टाइम हो गया, एफ्लोरेसेंस हो गया, ड्यूरेबिलिटी हो गई, सारी प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। इसमें से दो पैरामीटर्स के लिए, इसमें से दो पैरामीटर्स के लिए आपको कुछ प्रोविजन बताए गए हैं। एक तो पैरामीटर है आपके पास स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एक पैरामीटर है, एंड दूसरा पैरामीटर है आपके पास में इनिशियल सेटिंग टाइम। इन दो के लिए आपको क्या बताए गए हैं? कुछ क्लोज बताए गए हैं। जैसे कि आपको मैंने कल बताया था, अगर आपने वो पॉइंट पढ़ा होगा तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा उसको पढ़ने का मतलब क्या था। देखो, आपने कोई एक क्यूब कंक्रीट का सैंपल बनाया, आपने क्या करा, एक कोई कंक्रीट का सैंपल बनाया, एक कोई सैंपल बनाया आपने कंक्रीट का। उस कंक्रीट के सैंपल को बनाने के लिए, उस कंक्रीट के सैंपल को बनाने के लिए आपने कोई वाटर यूज किया, आपने कोई वाटर यूज कर लिया। ठीक, चलिए, अब जो वाटर आपने यूज करा, अब जो वाटर आपने यूज करा, लेट अस सपोज वो वाटर है आपका एक तरह से मान लीजिए आप इम्प्योर वाटर है, दैट वाटर इज इम्प्योर वाटर। क्लियर है? नाउ आपने कंक्रीट का सैंपल बनाया, कंक्रीट का सैंपल बनाया और उसमें जो वाटर यूज करा वो वाटर कैसा था? एक तरह से मान लो आप इम्प्योर वाटर था। इम्प्योर वाटर बोल दो या फिर ये बोल दो जो भी आपके पास लोकली अवेलेबल वाटर था, इम्प्योर बोल दो या फिर लोकली अवेलेबल अवेलेबल वाटर या फिर लोकली अवेलेबल वाटर। ठीक है, आपने इससे कंक्रीट का क्यूब बनाया, कंक्रीट का क्यूब बनाया, उसको 28 डेज पे आपने टेस्ट करा, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को आपने 28 डेज पे टेस्ट किया। आपने उसमें वाटर कैसा मिला रखा है? इम्प्योर वाटर मिला रखा है, या फिर ये बोल दो जो भी आपके पास नेचुरली अवेलेबल वाटर था वो आपने उसमें मिला रखा है। एक तो ये केस है आपके पास में। अब उसी सेम
प्रोपोर्शन में आपने इंग्रेडिएंट्स को यूज करके, उसी सेम प्रोपोर्शन में आपने सीमेंट को डाला, एग्रीगेट्स को डाला, एंड उसी सेम प्रोपोर्शन में सारे के सारे मटेरियल को मिक्स करके आपने एक दूसरा कंक्रीट का क्यूब बनाया, लेकिन इस बार इसमें जो आपने वाटर डाला ना, दैट वाटर वाज व्हाट, वो था आपके पास में प्योर वाटर। वो वाटर कैसा था? दैट वाटर वाज प्योर वाटर। तो डिफरेंस आया समझ में? फर्स्ट केस में हमने जो वाटर डाला है दैट इज इम्प्योर वाटर, दूसरे केस में हमने जो डाला है वाटर वो क्या है? प्योर वाटर है। तो ऑब्वियसली दोनों में स्ट्रेंथ का कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आएगा। भाई आप कंक्रीट बनाने के लिए इम्प्योर वाटर यूज कर रहे हो, दूसरे केस में आप कंक्रीट बनाने के लिए प्योर वाटर यूज कर रहे हो, दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। सो ये जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस इन द स्ट्रेंथ, मैं किस में बात कर रहा हूँ? डिफरेंस इन द स्ट्रेंथ। ये जो स्ट्रेंथ का डिफरेंस है ना, दैट डिफरेंस इन द स्ट्रेंथ शुड नॉट बी मोर देन, दैट डिफरेंस इन द स्ट्रेंथ शुड नॉट बी मोर देन, ये आपका 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट डिफरेंस इन द स्ट्रेंथ शुड नॉट बी मोर देन द 10%। मतलब जो हमारा लोकली अवेलेबल वाटर था या फिर जो इम्प्योर वाटर था, अगर उसका जो सैंपल है, अगर उसकी स्ट्रेंथ 90% भी कम से कम निकल कर आ रही है ना, अगर 90% उसकी स्ट्रेंथ निकल कर आ रही है एज दैट ऑफ प्योर वाटर सैंपल, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको सबको समझ में आया होगा कि वेरिएशन कितना बताया आपको? 10% का बताया है। यानी कि इम्प्योर वाटर वाले क्यूब का जो स्ट्रेंथ है वो 90% से कम नहीं होना चाहिए। 10% का वेरिएशन आप परमिट कर सकते हो। अगर 90% तक भी स्ट्रेंथ उसकी आपको मिल रही है तो आप उस वाटर को क्या कर लोगे? अडॉप्ट कर लोगे, उसको आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। एक बार जरा कंफर्म करिए कि ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है क्या? आपने नोट्स में रीड किया होगा, नोट्स में भी पढ़ा होगा, बाकी एक बार ये दोबारा से मैंने समझा दिया, तो बताओ एक बार सब लोग बताओ कि ये पॉइंट क्लियर है सबको? बताइए। सभी को ये पॉइंट क्लियर है? क्या मतलब था? चलिए, यानी कि yes, if the compressive strength is up to 90%, if the compressive strength is up to 90%, the available water may be accepted. अगर compressive strength 90% तक भी निकल कर आ रही है ना, आप उस वाटर को एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है किसी तरह की भी। अब ये डायरेक्टली कोडल प्रोविजन है, इनके प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की। डायरेक्टली आपका कोड का पॉइंट है, उठाकर पूछ लेगा कि कम से कम कितनी स्ट्रेंथ आपको बोली गई है, कम से कम 90% होनी चाहिए, 10% से ज्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए। चलिए ठीक है। Now, दूसरा मैंने आपको बताया था इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए, सेकंड पॉइंट जो हमने डिस्कस करा था कल, दैट वाज फॉर द इनिशियल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए भी कल हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, सेम, बिल्कुल सेम, एकदम एग्जैक्टली सेम है। लेकिन यहाँ पे बस क्या बताया गया है कि इनिशियल सेटिंग टाइम का जो वेरिएशन है दैट शुड नॉट बी मोर देन प्लस माइनस 30 मिनट्स। वो प्लस माइनस 30 मिनट से ज्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए। एंड द इनिशियल सेटिंग टाइम शुड बी मिनिमम 30 मिनट्स। कम से कम कितना निकल कर आए? कम से कम 30 मिनट तो निकल कर आए ही। और जो वेरिएशन है वो प्लस माइनस 30 मिनट से ज्यादा नहीं आना चाहिए। ये पॉइंट हमने कल डिस्कस कर लिया था, क्या इसका बेसिक मीनिंग था। उसके बाद आपको रिटर्न लैंग्वेज प्रोवाइड करा दी थी, तो वहां से आपने पढ़ा होगा, तो बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब क्या था बोलने का। जैसे कि सिंपल, द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द टेस्ट सैंपल, द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द टेस्ट सैंपल मेड विद द वाटर। जो आप बेसिकली अवेलेबल, आपके पास नेचुरली अवेलेबल जो वाटर है, या फिर आप बोल दो जो इम्प्योर वाटर है, उस सैंपल का, जो उस वाटर को यूज करके आपने कोई सैंपल बनाया, उसका इनिशियल सेटिंग टाइम का वेरिएशन प्योर वाटर वाले कॉन्क्रीट सैंपल से प्लस माइनस 30 मिनट से ज्यादा वेरी नहीं करना चाहिए। प्लस माइनस 30 मिनट से ज्यादा वेरी नहीं करना चाहिए। और कम से कम इनिशियल सेटिंग टाइम आना कितना चाहिए? कम से कम 30 मिनट्स तो इनिशियल सेटिंग टाइम आना ही चाहिए, अदरवाइज आप उस सैंपल को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप उस वाटर को यूज नहीं कर सकते। सो प्लस माइनस 30 मिनट से ज्यादा वेरिएशन ना आए, और कम से कम 30 मिनट इनिशियल सेटिंग टाइम रहना चाहिए। ये आपके पास में एक प्रोविजन आता है कोड का। सो आई होप कि पॉइंट जो है दोनों क्लियर हुए होंगे। दोनों के दोनों आपके कोड के पॉइंट्स है, बोलो इसमें कोई दिक्कत है? दोनों पॉइंट्स में दोनों पॉइंट क्लियर है सभी को? ओके चलो, अब देखो नेक्स्ट क्या है आपके पास में। नेक्स्ट होता पॉइंट इज दैट, आपसे एक और कोड का प्रोविजन है, द पीएच वैल्यू, द पीएच वैल्यू ऑफ द वाटर शुड नॉट बी लेस देन द 6। ये आपको बताया है मैंने कल भी कि जो रेंज है, आपको रेंज कितनी बताई गई है? बेसिकली आपको जो रेंज बताई गई है, दैट रेंज इज स्पेसिफाइड एज 6 to 8। 6 to 8 आपको रेंज बताई गई है। तो आप यहाँ से ये कह सकते हो कि पीएच जो है, द पीएच शैल नॉट बी लेस देन 6। 6 से कम नहीं होना चाहिए। बेसिकली जो वाटर का रेंज, पीएच का जो रेंज रहना चाहिए ना, 6 to 8 के बीच में ही रहना चाहिए, 6 से कम नहीं होना चाहिए बेसिकली। सो द पीएच वैल्यू ऑफ द वाटर शैल नॉट बी लेस देन द 6। ये आपका एज इट इज कोड का प्रोविजन है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो बहुत सारे कोड के पॉइंट आपके डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इसलिए सारी चीजें कवर करेंगे। ओके, अब ये पॉइंट आपको बताया हुआ है कि जो एक्सेसिव इंप्योरिटीज होंगी, ये सब किस किस को अफेक्ट कर सकते हैं? सेटिंग टाइम को अफेक्ट कर सकते हैं, स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर सकते हैं, ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, कोरोजन, एफ्लोरेसेंस, इन सब चीजों को अफेक्ट कर सकते हैं जो इंप्योरिटीज अगर होंगी आपके वाटर के अंदर। तो क्लियर है? चलो अब देखो जरा नेक्स्ट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज आपके पास जो आता है,
बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं आपके वाटर के अंदर। कौन कौन सी इंप्योरिटीज हैं, कौन कौन से पैरामीटर आपको वाटर के अंदर देखने को मिलते हैं, वो आपको जो वो टेबल बना रखी है उसमें सब लिखे हुए हैं। शुगर होगा, पीएच हो गया, बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, क्लोराइड्स हो गया, सब क्या एक तरह से अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग केमिकल्स होते हैं जो आपके वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं बेसिकली। ठीक, नाउ हर एक का अपना अलग अलग इफेक्ट होता है। हर एक पैरामीटर का, जो आपने अभी पीछे टेबल में पैरामीटर देखे हुए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है, इन सब का अपना हर एक पैरामीटर का अलग अलग इफेक्ट होता है ऑन द क्वालिटीज ऑफ द वाटर, ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर। ठीक है, देखिएगा कुछ दो तीन पैरामीटर हैं जिनके मैंने इफेक्ट आपको एज इट इज लिख के दिए हैं। कुछ दो तीन ऐसे पैरामीटर है जिनके इफेक्ट मैंने आपको एज इट इज लिख के दिए हैं। ठीक है, तो उनके आप याद रखना, जस्ट सबके आपको याद नहीं रखने। सब्जेक्ट बहुत लेंदी है, बहुत सारी थ्योरी है, जितना कम से कम शॉर्ट में कॉन्साइज करके पढ़ पाएंगे उतना कोशिश करेंगे। कोई अदरवाइज लिमिट नहीं है सब्जेक्ट को पढ़ने की, बहुत सारी थ्योरी है इसके अंदर। जिन जिन चीजों से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कॉमनली, वही सारी चीजें मैं आपको कवर करवाऊंगा। क्वेश्चन आपके मोस्टली प्रीवियस सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर मैंने आपको पैरामीटर बताए हुए हैं और उनके इफेक्ट लिख कर दिए हुए हैं यहाँ पर। उसको आप फाइल को देखना, उसमें आपको क्लियर कट दिखाई दे जाएगा। देखो जैसे आपको यहाँ पे बताया गया है कि बेसिकली जो आपका कैल्शियम क्लोराइड होता है, क्या होता है आपके पास में, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का कोई बता सकता है कि क्या इफेक्ट होता है बेसिकली? ये चीज पहले डिस्कस हो चुकी है। लेट अस सपोज आपके वाटर के अंदर कैल्शियम क्लोराइड बहुत हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट है, एंड आपने ऐसे वाटर को जिसमें कैल्शियम क्लोराइड बहुत एक्सेसिव क्वांटिटी में प्रेजेंट था, आपने उसको कॉन्क्रीट बनाने के लिए यूज करा, तो आपको कॉन्क्रीट में क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्या आपको उसकी प्रॉपर्टी का इफेक्ट देखने को मिलेगा? कोई बता सकता है पॉइंट कि कैल्शियम क्लोराइड से क्या इफेक्ट आता है? कोई बता सकता है कि कैल्शियम क्लोराइड से क्या फर्क पड़ेगा? सेटिंग टाइम इंक्रीज, सेटिंग टाइम इंक्रीज करेगा। आपने बोला सेटिंग टाइम इंक्रीज करेगा। कोरोजन, यस कोरोजन भी बिल्कुल एक पॉइंट आता है, लेकिन कोरोजन से अलावा भी एक, कोरोजन, यस कोरोजन भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल आप कह सकते हो कि अगर बहुत एक्सेसिव क्वांटिटी में होगा तो कोरोजन की दिक्कत रहेगी। लेकिन कोरोजन से अलग भी एक पॉइंट है, एक्सेसिव श्रिंकेज। श्रिंकेज, एक्सेसिव श्रिंकेज, श्रिंकेज वगैरह की तो अभी हमने बात ही नहीं करी ज्यादा ना। श्रिंकेज के बारे में तो अभी देखा ही नहीं हमने कुछ भी, श्रिंकेज क्या होती है, क्या मतलब रहता है श्रिंकेज का, इसका तो अभी हमने कुछ डिस्कस ही नहीं करा है। देखिए पहले तो मुझे ये बताओ कि जो कैल्शियम क्लोराइड होता है ना, वो कौन सा एडमिक्सचर है? कैल्शियम, यस रैपिड हार्डनिंग, बिल्कुल। तो ये बताएगा कि कैल्शियम क्लोराइड कौन सा एडमिक्सचर होता है? एक्सेलरेटर का काम करता है, यस एग्जैक्टली, बिल्कुल। कैल्शियम क्लोराइड क्या है? ये एक तरह से आपका एक्सेलरेटर होता है। कैल्शियम क्लोराइड इज एन एक्सेलरेटर, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए था। बहुत सारे केमिकल के नाम आपको वहां पे लिखवाए गए थे। कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है? एक तरह से एक्सेलरेटर होता है। और एक्सेलरेटर का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेटर का मतलब था इट एक्सेलरेट द सेटिंग प्रोसेस, इट एक्सेलरेट द सेटिंग एंड द हार्डनिंग ऑफ द कंक्रीट, ये मतलब था एक्सेलरेटर का आपका। भाई रिटार्डर था ना, एक तो रिटार्डर होता था, रिटार्डर क्या करता था? इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाता था। एक्सेलरेटर क्या करता था? ये सेटिंग प्रोसेस को, हार्डनिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करवाता है, जल्दी सेट करवाएगा बेसिकली। ठीक है, जल्दी हार्डनिंग करवाएगा, जल्दी स्ट्रेंथ गेन करवाएगा। इसके मैंने कुछ आपको एप्लीकेशन भी बताए थे कि जैसे जब हम एक्सा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बनाते हैं तो उसमें हम क्या डाल देते हैं? कैल्शियम क्लोराइड को ही डाल देते हैं उसके अंदर हम, बिकॉज इट इज एन एक्सेलरेटर। ठीक है, सो कैल्शियम क्लोराइड अगर है तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा? इट एक्सेलरेट द सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ द कॉन्क्रीट। ये क्या करता है? एक्सेलरेट करेगा सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ द कॉन्क्रीट को। ये पॉइंट आपको ऑलरेडी पता था, ये पॉइंट आपको ऑलरेडी पता हुआ था। ठीक है, ये पहले डिस्कस हो चुका था एडमिक्सचर में। नेक्स्ट, दूसरा आपको बताया गया, देखिए बाइकार्बोनेट्स अगर आपके यहाँ पे प्रेजेंट है, बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स अगर आपके यहाँ पे प्रेजेंट है, मैंने आपको कल एक जो टेबल बताई थी, टेबल में आपको बताया था कि टेबल में कार्बोनेट्स भी होते हैं। उसमें बताया था आपको इम्प्योरिटी जो होती है वो कार्बोनेट्स भी होती हैं, कार्बोनेट इम्प्योरिटी भी आपको देखने को मिलेगी, बाइकार्बोनेट इम्प्योरिटी भी आपको देखने को मिलेगी, बाइकार्बोनेट इम्प्योरिटी भी आपको देखने को मिलेगी ना। इन सब की आपको एक स्पेसिफिक रेंज बताई है। रेंज क्यों बताई है? एक वैल्यू बताई गई है इन सब के लिए आपको स्पेसिफिकली, रीजन क्या है उसका बताने का, कि ये सब कॉन्क्रीट प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है। जैसे कैल्शियम क्लोराइड एक्सेलरेटर होता है, सेटिंग एंड हार्डनिंग, इस सबको अफेक्ट करेगा। CO3 नेगेटिव, CO3 नेगेटिव बेसिकली क्या है? कार्बोनेट है। HCO3 नेगेटिव बाइकार्बोनेट है। HCO3 नेगेटिव क्या है? बाइकार्बोनेट है। बाइकार्बोनेट में एक्सेलरेट और रिटार्ड द सेटिंग प्रोसेस ऑफ द कॉन्क्रीट। देखो क्या फर्क आ रहा है इससे निकल के, ये एक्सेलरेट कर सकता है सेटिंग प्रोसेस को, इट में एक्सेलरेट या फिर रिटार्ड, दोनों काम करा कर दे सकता है, में एक्सेलरेट और रिटार्ड द सेटिंग प्रोसेस ऑफ द कॉन्क्रीट। तो जस्ट की छोटा सा इसका फंक्शन है, आपको जस्ट इसके बारे में याद रखना है कि हाँ कैल्शियम क्लोराइड एक्सेलरेटर की तरह से काम करता है। HCO3 बाइकार्बोनेट जो है एक्सेलरेट भी कर सकता है सेटिंग प्रोसेस को, या फिर
रिटार्ड भी करवा सकता है सेटिंग प्रोसेस को। लेकिन अगर आप बात करोगे कार्बोनेट के बारे में, तो कार्बोनेट क्या करता है, कार्बोनेट क्या करेगा, बेसिकली रैपिड सेटिंग करवाएगा। कार्बोनेट क्या करवाता है, कार्बोनेट क्या करवाएगा आपका, रैपिड, इट विल रिजल्ट इन द रैपिड सेटिंग। ये रैपिड सेटिंग में बेसिकली क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, इट विल कंट्रीब्यूट इन द रैपिड सेटिंग। सो बाइकार्बोनेट का बारे में बताया गया, एक्सेलरेट कर सकता है, मे एक्सेलरेट और रिटार्ड द सेटिंग प्रोसेस। बाइकार्बोनेट क्या करेगा, इट विल पुश द रैपिड सेटिंग प्रोसेस, ये क्या करेगा, रैपिड सेटिंग करवाएगा। क्लियर है? सो रैपिड सेटिंग ये करवाएगा, और ये एक्सेलरेट भी कर सकता है, रिटार्ड भी कर सकता है, दोनों काम करवा सकता है। और ये क्या करेगा, ये सिर्फ एक्सेलरेट करवाएगा। बताइए। सो ये कुछ आपके पास प्रॉपर पैरामीटर्स थे जिनके आपके बारे में, जिनके बारे में आपको बताया गया है कि यहाँ पे कुछ एक दो चीजें थी जिनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, वो जस्ट आपको बताया गया है। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, फिर अपना आगे चलते हैं। बोलो। बताइए, एक बार कंफर्म करो सब लोग, उसके बाद चलते हैं आगे ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास में सी वाटर। सी वाटर के ऊपर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं आपके पास में। देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं आपके पास में रिलेटेड टू द सी वाटर। सी वाटर से रिलेटेड भी आपके पास में क्या होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। किस तरह से, पहली बात तो ये, सी वाटर को हमें जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल होना चाहिए अवॉइड करना चाहिए। जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल हो सके सी वाटर को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, सी वाटर को मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो सके उतना उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, लेकिन सपोज आपके पास में कहीं पे वाटर अवेलेबल है ही नहीं, सी वाटर इज द ओनली सोर्स अवेलेबल फॉर द वाटर। लेट अस सपोज कहीं पे ऐसी कंडीशन आपके पास में आ गई कि आपके पास में सिर्फ सी वाटर ही अवेलेबल है, पहली बात तो सी वाटर को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन सपोज आपके पास कहीं पे ऐसी कंडीशन आ गई कि आपके पास में सिर्फ सी वाटर ही अवेलेबल है, तो उस केस में आप सी वाटर को पीसीसी के लिए यूज कर सकते हो, प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए यूज कर सकते हो, आरसीसी के लिए यूज नहीं करोगे, आरसीसी के लिए यूज नहीं करोगे। रीजन क्या है, आप इसका रीजन खुद से कुछ समझ सकते हैं। रीजन क्या है, बहुत सारे सॉल्ट्स होंगे उसके अंदर ना। सी वाटर क्या है, हाईली सलाइन होता है, बहुत सारे सॉल्ट्स उसके अंदर देखने को मिलते हैं आपको। सो अगर सॉल्ट्स होते हैं तो आरसीसी में दिक्कत किस चीज की आ जाएगी, वही कोरोजन की दिक्कत आपके लिए आ जाएगी। इसीलिए सी वाटर को जनरली हम, अगर कोशिश तो करनी चाहिए कि यूज मत करो, लेकिन अगर कोई और अल्टरनेट सोर्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, यस कोरोजन रीजन बिल्कुल, इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, पीसीसी के लिए तो फिर भी एक बार उसको आप यूज कर सकते हो, लेकिन आरसीसी के लिए तो बिल्कुल नहीं जाओगे। रीजन क्या है, आरसीसी में रेनफोर्समेंट होगा, रेनफोर्समेंट सॉल्ट्स के साथ में रिएक्शन करके क्या कर सकता है, कोरोजन की प्रॉब्लम आपको वहां पे देखने को मिल सकती है। इसीलिए ये जस्ट आपके पास पॉइंट निकल कर आता है। नाउ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, देखो इसमें सबसे पहले यही लिखा हुआ है, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आपका लिखा हुआ है सी वाटर के अंदर, मे बी यूज्ड इफ सुटेबल फ्रेश वाटर इज नॉट अवेलेबल। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास में सुटेबल फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस आप सी वाटर को यूज कर सकते हो, लेकिन आरसीसी में यूज नहीं करोगे, पीसीसी में फिर भी आप एक बार को उसको यूज कर सकते हो अगर आपके पास में फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं है तो। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके, सी वाटर में बी रिकमेंडेड फॉर प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट ओनली। ये एज इट इज पॉइंट लिखा हुआ है वहां पे, किसके लिए आप इसको रिकमेंड कर सकते हो, सी वाटर को, कैन बी रिकमेंडेड फॉर द पीसीसी। पीसीसी के लिए आप इसको एक बार क्या कर सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो, यू कैन रिकमेंड दिस वाटर फॉर द पीसीसी। पीसीसी के लिए आप इसको रिकमेंड कर सकते हो। नाउ इसमें एक और पॉइंट आया, देखो अब मैं आपको बताऊं, आपका जेई में, एसएससी जेई में 2-3 साल पहले एज इट इज यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे उठाकर पूछा गया है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एज इट इज इसी स्टेटमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। आपके नोट्स में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि सी वाटर जनरली कंटेन्स, सी वाटर जनरली कंटेन्स 3 पॉइंट, सी वाटर जनरली कंटेन्स 3 पॉइंट, generally contains 3.5% of salts, generally contains 3.5% of salts। एक ये एज इट इज पॉइंट लिखा हुआ है वहां पे कि सी वाटर जनरली कंटेन्स 3.5% of the salts with about 75% of the NaCl, with about 75% of the NaCl and about 15% of the chloride and the sulfate of the magnesium। एक ये पॉइंट पढ़ोगे आप अपने नोट्स में, एज इट इज यही सेम पॉइंट लिखा हुआ है कि सी वाटर जनरली कंटेन्स 3.5% ऑफ द सॉल्ट्स। कितने सॉल्ट्स जनरली इसमें होते हैं, 3.5% सॉल्ट्स आपको जनरली सी वाटर के अंदर देखने को मिलते हैं। 3.5%, इसमें से भी 3.5% में से भी अगर आप 3.5% आपके पास सॉल्ट अवेलेबल होंगे वहां पे, इसमें से भी 75% जो होगा वो कौन होगा, NaCl होगा। इसमें से भी 75% कौन होगा, NaCl होगा।
एंड 15% के आसपास आपके पास कौन होगा, क्लोराइड्स होंगे। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सी वाटर जनरली हैज अ सैलिनिटी ऑफ, सी वाटर जनरली हैज अ सैलिनिटी ऑफ, सैलिनिटी मैं आपके सामने वर्ड यूज कर रहा हूँ सैलिनिटी। सैलिनिटी बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स को ही तो रिप्रेजेंट करता है ना, कि आपका वाटर कितना सैलाइन है, आपके वाटर में कितने सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं। सैलिनिटी, एल्कलिनिटी, ये टॉपिक आप इरिगेशन में भी पढ़ते हो। सैलिनिटी आपको क्या बताता है, सैलिनिटी आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ही बताता है। सो आपसे ये पूछा गया है कि सी वाटर की सैलिनिटी जनरली कितनी होती है, सी वाटर की सैलिनिटी जनरली कितनी होती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया सी वाटर जनरली 3.5% सोल्ट्स रखता है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो सैलिनिटी है, दैट सैलिनिटी इज अबाउट हाउ मच, दैट सैलिनिटी इज अबाउट 3.5%। सैलिनिटी कितनी है इसकी, 3.5% है। यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपके एग्जाम में कि सी वाटर जनरली हैज अ सैलिनिटी ऑफ अबाउट 3.5%, क्योंकि इसमें जनरली जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन आपको देखने को मिलता है 3.5% देखने को मिलता है। सो सैलिनिटी कितनी हो गई इसकी, थ्री सैलिनिटी हो गई इसकी 3.5% इसकी सैलिनिटी होगी। ठीक है, सैलिनिटी कितनी हो गई, 3.5% हो जाएगी इसकी सैलिनिटी। तो ये लिखा है कि सी वाटर जनरली कंटेन्स 3.5% ऑफ द सॉल्ट्स विद अबाउट 75% of the NaCl and about 15% of the chloride and sulfates of the magnesium। जस्ट आपको सैलिनिटी वाला पॉइंट याद रखना है, ठीक है। ये बेसिकली सब डाटा है आपका, डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। उसके बाद आपसे ये पूछा गया है कि it has been found to be reduce the strength of concrete by about 10 to 20% and slightly accelerate the setting process of the concrete। देखिए बेसिकली इसका एक इफेक्ट आपको ये तो बताया भी, जैसे कि सैलिनिटी कितनी आ गई, सैलिनिटी आ गई आपके पास में 3.5% तक आ गई। इसका जो एक जो आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है स्ट्रेंथ। ऑब्वियसली जो स्ट्रेंथ होगी ना हमारी, अगर आप देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सी वाटर को आप जनरली प्रीफर नहीं करोगे यूज करना, लेकिन अगर आपके पास में कोई सोर्स नहीं अवेलेबल है तो आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ का कॉम्प्रोमाइज आपको देखने को मिलेगा, स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज आपको वहां पे देखने को मिलेगा। एंड जनरली जो स्ट्रेंथ होती है ना आपकी, वो 10 to 20% तक रिड्यूस हो जाती है, 10 to 20% तक रिड्यूस हो जाती है। सारा का सारा डाटा है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड डाटा है, जिसको डायरेक्टली आपको याद रखना होता है। ठीक है, 10 to 20% तक आपको क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रेंथ का लॉस देखने को मिलेगा। लेकिन जो सेटिंग प्रोसेस होता है वो कुछ हद तक क्या हो जाता है, एक्सेलरेट हो जाता है, सेटिंग उसकी थोड़ी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। बेसिकली अभी आपने देखा था कैल्शियम क्लोराइड था, कैल्शियम क्लोराइड क्लोराइड था, आपने देखा था जैसे लास्ट, उसमें एक्सेलरेटर का काम करता है। वो किसका काम करता है, एक्सेलरेटर का काम करता है। तो बेसिकली क्लोराइड है वहां पे, क्लोराइड है, क्लोराइड है मतलब क्या करेगा, एक्सेलरेट करवाएगा कुछ ना कुछ। तो एक्सेलरेट करवाता है मतलब सेटिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करवा रहा है, तो सेटिंग आपको क्या देखने को मिलेगी, कुछ जल्दी सेटिंग आपको उसकी देखने को मिलेगी। लेकिन स्ट्रेंथ क्या होगी, 10 से 20% तक स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है। सैलिनिटी कितनी होती है, 3.5% तक सैलिनिटी होती है। सर एक बार रिपीट कर दो पॉइंट को, थोड़ा लैग हो गया था, थोड़ा लैग हो गया था। देखिए अंशुल, ये बताया गया है कि आपका जो सी वाटर होता है, सी वाटर आप यूज नहीं करोगे, लेकिन अगर आपके पास में कोई दूसरा सोर्स अवेलेबल नहीं है तो आप उसको यूज कर सकते हो। अगर आपके पास फ्रेश वाटर का कोई दूसरा सोर्स अवेलेबल नहीं है तो आप उसको यूज कर सकते हो। लेकिन सी वाटर इज स्पेसिफिकली रिकमेंडेड फॉर प्लेन कॉन्क्रीट ओनली, प्लेन कॉन्क्रीट के लिए ही आप उसको रिकमेंड करोगे, बाकी आरसीसी में आप उसको यूज नहीं करोगे। रीजन क्या रहेगा उसका, may lead to the reinforcement corrosion, it may lead to the reinforcement corrosion। उससे क्या होगा, reinforcement के corrosion की आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट सी वाटर में ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ये देखा गया है कि उसमें जो जनरली सोल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 3.5% तक होता है। सो टोटल सोल्ट कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, 3.5% हो गया। सोल्ट कॉन्सेंट्रेशन को बताने के लिए आप एक टेक्निकल टर्म यूज करते हो जिसको क्या कहते हैं, सैलिनिटी कहते हैं। जिस टर्म को हम क्या कहते हैं, टेक्निकल टर्म, जो कि सोल्ट कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट बताने के लिए यूज करते हैं, दैट टेक्निकल टर्म इज व्हाट, सैलिनिटी। सो ये भी पूछा जाता है आपको आपसे कि जो सी वाटर होता है उसकी सैलिनिटी जनरली कितनी रहती है, दैट इज एक्चुअली व्हाट, 3.5% तक रहती है। कितनी रहती है, 3.5% तक रहती है। क्लियर है। सी वाटर अगर आप यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ का लॉस देखने को मिलेगा। स्ट्रेंथ क्या होगा, कुछ ना कुछ आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, स्ट्रेंथ का लॉस आपको देखने को मिलेगा। और जनरली कितना, 10 to 20% स्ट्रेंथ आपका लॉस हो जाता है एज कम्पेयर टू द फ्रेश वाटर कॉन्क्रीट के कंपेरिजन में। क्लियर। लेकिन सेटिंग प्रोसेस कुछ हद तक एक्सेलरेट हो जाएगी, सेटिंग प्रोसेस आपकी क्या हो जाएगी, एक्सेलरेट हो जाएगी, आपको कुछ जल्दी सेटिंग वहां पे देखने को मिलेगी। ठीक है, एक्सेलरेट हो जाती है सेटिंग प्रोसेस। क्लियर है, ये सब पॉइंट आपको बताए गए हैं कुछ इसमें बेसिकली जो आपको पता होने चाहिए थे। बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, बोलो, कंफर्म करो सब लोग।
चलो देखो, अब एक लास्ट लिखा हुआ है आपका यहाँ पे जस्ट, इसमें टॉपिक एक क्यूरिंग ऑफ वाटर, क्यूरिंग ऑफ वाटर या फिर वाटर फॉर क्यूरिंग, क्यूरिंग के लिए। तो क्यूरिंग, क्यूरिंग के बारे में जस्ट मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ। अभी क्यूरिंग आपका एक पूरा प्रॉपर्ली डिस्कस होगा कहाँ पे, जब आप कॉन्क्रीट पढ़ोगे। कॉन्क्रीट में क्यूरिंग को आप पूरा प्रॉपर तरह से डिस्कस करोगे। अभी के लिए जस्ट थोड़ा सा मैं आइडिया इसके बारे में आपको दे रहा हूँ कि बेसिकली क्या पर्पज होता है क्यूरिंग का। क्यूरिंग का पर्पज क्या होता है, कोई बता सकता है व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्यूरिंग? क्यूरिंग क्यों करते हैं हम? क्यूरिंग होता क्या है बेसिकली, बता सकता है कोई? बोलो। लॉन्ग टर्म स्टैंड गेन के लिए। बोलो। बुक्स कंपाउंड के हाइड्रेशन के लिए। हाइड्रेशन के लिए तो दीपक आपने पानी डाल दिया ना, C2S के हाइड्रेशन के लिए। देखिए क्या रीजन एक्चुअल में, क्यूरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कंक्रीट की मैन्युफैक्चरिंग करी, हाइड्रेशन होता रहे कंक्रीट के अंदर, वो वाटर ना उड़े ताकि बॉइल, यस एक्जेक्टली। देखो इसका क्या रीजन है ना एक्चुअल में, बेसिकली मीनिंग क्या होता है क्यूरिंग का। आप कंक्रीट बनाना चाहते हो, कंक्रीट को बनाने के लिए आपने उसमें कुछ स्पेसिफिक वाटर डाल दिया, जितना भी वाटर आपको डालना था आपने उसमें वो वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, आपको बनाना क्या था, आपको कंक्रीट बनाना था, कंक्रीट बनाने के लिए आपने क्या करा, उसमें वाटर ऐड करवा दिया। लेकिन जैसे सपोज आपने आज कंक्रीट मिक्स डिजाइन बनाया, उसको आपने यूज कर लिया कंक्रीट को, लेकिन होगा क्या, 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद, 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद क्या होगा, वो वाटर धीरे धीरे इवेपोरेट करने लग जाता है। दैट वाटर विल स्टार्ट इवेपोरेटिंग। वो वाटर क्या करने लगेगा आपका, इवेपोरेट। वो वाटर आपका क्या करेगा, इवेपोरेट करने लग जाएगा। दैट वाटर विल स्टार्ट इवेपोरेटिंग। वो वाटर इवेपोरेट करने लग जाएगा। अब आपको एक चीज पता है, आपका जो, अब आपको एक चीज पता है कि जो आपका C3S होता है या फिर आपका जो C2S होता है, इनका हाइड्रेशन प्रोसेस लंबे लंबे टाइम तक चलता रहता है। C3S का हाइड्रेशन लगभग आपका चलता रहता है 7 दिन तक, 14 दिन तक चलता रहता है, 14 डेज तक आप मान के चल सकते हो, 2 हफ्ते तक। अब लेटर सपोज आपने जो वाटर ऐड किया था, वो वाटर क्या है आपका, 3 दिन 4 दिन में इवेपोरेट हो गया। वाटर तो इवेपोरेट करेगा ना ऑब्वियसली। तो आपका जो C3S का रिएक्शन था ना वाटर के साथ में, वो पूरा प्रॉपर नहीं हो पाएगा। C3S का रिएक्शन वाटर के साथ में प्रॉपर नहीं हो पाएगा। अगर C3S का रिएक्शन वाटर के साथ में प्रॉपर नहीं हो पाया, तो आप ये कह सकते हैं कि हाइड्रेशन प्रोसेस प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिएक्शन विद वाटर। वाटर इवापोरेट कर चुका, वाटर बचा ही नहीं वहां पे रिएक्शन करने के लिए, तो हाइड्रेशन नहीं हो पाएगा। अगर हाइड्रेशन नहीं हो पाया, अगर हाइड्रेशन नहीं हो पाया, तो आपको आपके सीमेंट के अंदर स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगी, उसकी प्रॉपर्टीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आप क्या करते हो शुरू में, इसके लिए आप क्या करते हो शुरू में, आप कम से कम मान के चलो एटलीस्ट 21 डेज तक, प्रैक्टिकली 21 डेज तक नहीं करते हैं, लेकिन हमारा कोड सजेस्ट करता है कि लगभग 21 डेज तक आपको करनी चाहिए क्यूरिंग। प्रैक्टिकली आपने देखा होगा कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन में करके छोड़ देते हैं, लेकिन कोड सजेस्ट करता है कि लगभग 21 डेज तक आपको क्यूरिंग करनी चाहिए। तो जिससे कि जो वाटर का लॉस हुआ है, जिससे कि आपका जो वाटर का लॉस हुआ है ना इवेपोरेशन की वजह से, जिससे कि हाइड्रेशन प्रोसेस अफेक्ट हो गई, आप क्या करते हो, उसके अंदर आर्टिफिशियली वाटर डालने लगते हो। आप उसको आर्टिफिशियली वाटर डालते हो। आपने देखा होगा घरों पे तराई करते हैं, जब घर पे कोई काम होते देखा होगा, तो तराई देखी होगी, एक पाइप लेके लगे हुए होंगे आप पानी का ना, उससे तराई कर रहे होंगे दीवारों पे, जहां पर भी प्लास्टर हुआ है। उसका रीजन वही है कि जो वाटर का जो लॉस हुआ है, उससे हमारा हाइड्रेशन प्रोसेस अफेक्ट होगा। हाइड्रेशन प्रोसेस अफेक्ट होगा तो हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर आर्टिफिशियली वाटर को ऐड करवा देते हैं। सो यही प्रोसेस बेसिकली क्या कहलाता है, क्यूरिंग कहलाता है। क्यूरिंग का मतलब क्या होता है, द आर्टिफिशियली एप्लीकेशन ऑफ द वाटर। वाटर को आप आर्टिफिशियली अप्लाई कर रहे हो सर्फेसिस के ऊपर, जिससे कि टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ वाटर, जिससे कि जो वाटर का लॉस हुआ है आपका इवेपोरेशन की वजह से, उसको कॉम्पनसेट करा जा सके, उसको कॉम्पनसेट करा जा सके, जिससे कि आपकी हाइड्रेशन प्रोसेस प्रॉपर तरह से हो पाए। हाइड्रेशन जिससे कि आपकी प्रॉपर्ली हो जाए, ठीक है, जिससे कि हाइड्रेशन आपकी प्रॉपर्ली हो जाए, जिससे कि वाटर की कमी ना पड़े वहां पे। अब इसके लिए आप एक बात समझना, लगभग 7 दिन तक, कम से कम कितना बताया है, 7 दिन कम बताया है, कम से कम 7 दिन तक आपको करनी चाहिए। लेकिन डिजायरेबल होता है 21 डेज तक, डिजायरेबल होता है 21 डेज तक। उसका रीजन क्या है, 21 डेज तक आपको डिजायरेबल बताया गया है, 7 दिन तक आपको मिनिमम टाइम बताया गया है। उसका रीजन क्या है कि 7 दिन में या फिर 21 डेज में अगर आप देखोगे ना, तो कॉन्क्रीट लगभग अपनी 90% तक स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। अगर आप बात करोगे 21 डेज पे, तो 21 डेज पे कॉन्क्रीट की लगभग 90% तक स्ट्रेंथ उसके पास आ जाती है।
21 डेज पे अगर आप देखोगे तो लगभग 90% स्ट्रेंथ हमारा कंक्रीट गेन कर लेता है। सो 90% स्ट्रेंथ उसकी आ जाती है कितने टाइम में, 21 डेज में उसकी स्ट्रेंथ आ जाती है 90%। तो इसीलिए आपको लगभग ये बताया गया है कि हाँ भाई लगभग आपको 21 डेज तक तो क्यूरिंग करनी ही चाहिए, यही इसका रीजन है बेसिकली। सो क्यूरिंग क्या होता है, क्यूरिंग होता है बेसिकली द प्रोसेस ऑफ कीपिंग द कॉन्क्रीट या फिर मोर्टार इन डैम कंडीशंस। कॉन्क्रीट या फिर मोर्टार को डैम कंडीशंस में बनाए रखना, ठीक है, डैम कंडीशन में बनाए रखना फॉर एटलीस्ट 3 वीक्स, लगभग 21 दिन के लिए, ठीक है, सो दैट जिससे कि वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ को गेन कर पाए। इसी को क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं क्यूरिंग कहते हैं। अब क्यूरिंग करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, व्हाट आर द मेथड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द क्यूरिंग, इसको हम डिस्कस करेंगे कॉन्क्रीट में। दैट पॉइंट विल बी डिस्कस इन द कॉन्क्रीट कि क्यूरिंग करने के कौन कौन से आपके पास तरीके होते हैं। मॉइस्चर रिटेनिंग बोल सकते हैं, मॉइस्चर रिटेनिंग बोल सकते हैं, मॉइस्चर रिटेनिंग बोल सकते हैं, नहीं मॉइस्चर रिटेनिंग तो बोलना ठीक नहीं रहेगा। मॉइस्चर रिटेनिंग का तो मतलब होता है कि मॉइस्चर को रिटेन करके रखे हुआ है आपने, मॉइस्चर को आपने रिटेन करके रखा हुआ है, आप मॉइस्चर को जाने नहीं दे रहे बाहर, जिससे कि मॉइस्चर रिटेन कर, हाँ बेसिकली वाटर बाहर चला गया ना, वाटर जा चुका है बाहर इवेपोरेशन की वजह से, तो आप क्या कर रहे हो, आप उसको आर्टिफिशियली वाटर दे दे रहे हो, आप उसको आर्टिफिशियली वाटर दे दे रहे हो, जिससे कि वाटर की वहां पे कमी ना हो जाए, जिससे कि आपके वहां पे जो बेसिकली आपका सरफेस है उस पर वाटर की कमी ना हो जाए, जिसकी हाइड्रेशन प्रॉपर तरह से हो सके। ठीक, 21 दिन तक इसीलिए बताया गया है क्योंकि 21 दिन में लगभग 90% तक स्ट्रेंथ आ जाती है आपकी कॉन्क्रीट के पास में, ठीक है। उसके बाद तो बची हुई जो स्ट्रेंथ है वो तो लाइफ टाइम आती रहेगी, क्योंकि C2S रिएक्शन करता रहेगा, लाइफ टाइम स्ट्रेंथ गेन होती रहेगी, ठीक। सो दिस इज अबाउट द क्यूरिंग। क्यूरिंग कैसे करते हैं, कौन कौन से इसके तरीके होते हैं, वो डिस्कस करेंगे कॉन्क्रीट के अंदर। तो इसमें मुझे बताइए जरा, कोई किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो पूछो। जस्ट लास्ट में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि वाटर फिट फॉर मेकिंग ऑफ कॉन्क्रीट इज फिट फॉर क्यूरिंग ऑल्सो। वो वाटर जो कि कॉन्क्रीट को बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो, जो वाटर आपका कॉन्क्रीट को बनाने के लिए फिट है, वही सेम वाटर आपका क्यूरिंग पर्पस के लिए भी फिट माना जाता है। यानी कि द वाटर विच इज फिट फॉर मेकिंग कॉन्क्रीट इज ऑल्सो अज्यूम्ड टू बी फिट फॉर क्यूरिंग पर्पस। तो कॉन्क्रीट बनाने के लिए आप जो वाटर डाल रहे हो वो तो एक अलग चीज है, वो वाटर क्या करता है, इवेपोरेट कर जाता है। तो जिससे कि वो वाटर इवेपोरेट करा है आपका, उससे स्ट्रेंथ का नुकसान ना हो जाए आपको, इसीलिए क्या करते हो, आप उसकी क्यूरिंग करने लगते हो, आप उसके अंदर क्या करते हो, वाटर को ऐड करवा देते हो, आप उसके अंदर वाटर को ऐड करवा देते हो, ये इसका जस्ट रीजन निकल कर आता है, ठीक है। आई गेस कि क्लियर हुआ होगा सबको ना। सो अब इसमें एक आपको पॉइंट बताया गया है, आयरन, आयरन इज नॉट रिकमेंडेड फॉर, यस, वाटर कंटेनिंग मोर देन 0.08 ppm, वो वाटर जिसमें 0.08 ppm से ज्यादा आयरन होगा ना, उसको आप जनरली वहां पे प्रीफर नहीं करोगे क्यूरिंग पर्पस के लिए। ये जस्ट एक आपको छोटा सा कोडल प्रोविजन बताया गया है, ये जस्ट आपको पता होना चाहिए। बाकी वाटर में ऐसा ज्यादा डिस्कस करने का कोई बचता नहीं, पूरा का पूरा प्रॉपर क्या है, वाटर एक्सेसिव में डालेंगे, कम नहीं डालेंगे, क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्यों आप वाटर डाल रहे हो, बेसिकली वहां पे वो सारे पॉइंट आपके डिस्कस हो चुके हैं। तो मुझे बताइए इसमें कोई किस तरह की दिक्कत हो तो बताओ अपना, फिर नहीं तो आगे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट वाटर। तो ये आपका टॉपिक वाटर आकर खत्म होता है। बोलो। देखो वो सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है सारा का सारा नोट्स में, आप जस्ट उसको एक बार लैंग्वेज को पढ़ लोगे ना, उस नोट्स को अगर एक बार आप प्रॉपर तरह से पढ़ लोगे, आपको सारे के सारे पॉइंट खुद से खुद क्लियर हो जाएंगे। अब आप देख रहे होंगे क्लास में मैं अगर आपको नोट्स लिखवाऊंगा तो दैट विल नॉट बी फिजिबल, वो फिजिबल नहीं है कहीं भी, एक तरह से वो सही अप्रोच नहीं होगी, क्योंकि क्लासेस की ड्यूरेशन एक तो कम रहती है। आप जस्ट यहाँ पे समझो, राइटअप जो है, रिटन मटेरियल जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। हमारे बेसिकली दो ग्रुप्स हैं जिसमें मतलब मैं ऐड हूँ, जिसमें मैं नोट शेयर करता हूँ। एक तो हाईवे का ग्रुप बना हुआ है, हाईवे कुछ लोगों ने पहले पढ़ा था, जिन लोगों ने बहुत पहले हाईवे पढ़ा था ना, उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है। उस ग्रुप में लगभग 17 के आसपास पार्टिसिपेंट्स हैं। एक ग्रुप आपका है FM वाला, FM का भी एक आपका ग्रुप है, आई थिंक कि उसमें भी लगभग आपके 25 के आसपास स्टूडेंट्स हैं। तो इन दो ग्रुप में मैं डाटा शेयर कर देता हूँ, जो भी फाइल होती है इन दो ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ। इसके अलावा और मुझे नहीं पता और आप कौन से ग्रुप की बात कर रहे हो, मैं और किसी ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, इन दो ग्रुप में मैं ऐड हूँ। सो इन दो ग्रुप में जो जो बच्चे ऐड हैं उनको सारी की सारी फाइल मिल जाती है। अब इन दो ग्रुप में जो बच्चे ऐड नहीं है वो क्या कर सकते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको फाइल शेयर करा दूंगा। वाटर के जो नोट्स हैं जिसको वो नहीं मिले हैं वो भी मेरे से ले लेना, क्योंकि वो सिंपलेस्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आ जाएंगी, ठीक। ये दो ग्रुप्स हैं हमारे पास में। चलिए, तो आपके अगर आप देखोगे तो आपके कितने टॉपिक हो चुके हैं, आपका सीमेंट हो चुका है ना, लाइम हो चुका है, एग्रीगेट हो चुका है, एडमिक्सचर्स हो चुका है, एंड नाउ
एक वाटर भी आपका हो चुका है। एडमिक्सचर में कुछ और पॉइंट्स होंगे ना, छोटे मोटे पॉइंट, वो मैं डिस्कस कर लूंगा आपसे बीच में कभी भी खुद से खुद। एडमिक्सचर में कुछ और अगर पॉइंट्स होंगे बचे हुए तो वो मैं आपसे खुद से खुद डिस्कस कर लूंगा। बाकी सीमेंट, लाइम, एग्रीगेट्स, वाटर एंड ऑलमोस्ट मान लीजिए आप कंप्लीट ही आपका एडमिक्सचर भी, जस्ट छोटे मोटे कुछ पॉइंट्स मुझे डिस्कस करने थे, वो मैं कभी भी अपने अकॉर्डिंगली डिस्कस कर लूंगा। क्लियर है? चलो बताओ अब इसमें। सो आई होप कि सबको क्लियर है पॉइंट्स। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके लिए आप अभी तक की सारी कहानी पढ़ रहे थे ना, अब वो आपका फाइनली आया है। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े वो सब हम किस लिए पढ़ रहे थे? वो सब पढ़ रहे थे फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्क्रीट। अब फाइनली हम आएंगे किसके ऊपर? कॉन्क्रीट के ऊपर आएंगे। सो द नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, द नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज कॉन्क्रीट। और ये जो टॉपिक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बताऊं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इतने क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएंगे ना प्रीवियस ईयर्स में। अगर आप प्रीवियस ईयर में देखोगे कॉन्क्रीट के अंदर आपको लगभग 200 प्लस क्वेश्चन दिखाई देंगे, 200 प्लस सिर्फ कॉन्क्रीट के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। सो इसके बारे में डिस्कशन करना है, कॉन्क्रीट के बारे में। कॉन्क्रीट का बेसिक ओवरव्यू आपके पास ऑलरेडी है। कॉन्क्रीट क्या है, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। देखो, सो अगर कॉन्क्रीट का डिस्कशन करना शुरू करें ना, तो कॉन्क्रीट का बेसिकली कॉन्क्रीट होता क्या है आपका, आपको ऑलरेडी पता है। कोर्स एग्रीगेट प्लस फाइन एग्रीगेट होगा, प्लस बाइंडिंग मटेरियल होगा एंड प्लस वाटर होगा। ये बेसिकली आपको चीजें देखने को मिलेगी इसके अंदर ना। लेकिन जो इसमें आप एक और चीज ऐड कर सकते हो, एक और चीज ऐड करी जा सकती है। वो डिपेंड करता है कि हमारा रिक्वायरमेंट है तो उसको ऐड कर लो, नहीं रिक्वायरमेंट है उसको ऐड मत करो। और वो क्या होता है? एडमिक्सचर होता है। दैट इज एक्चुअली एडमिक्सचर। तो अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे ये चीजें आपकी डिस्कस हो चुकी हैं। बाइंडिंग मटेरियल आपने डिस्कस कर लिया है, वाटर आपने डिस्कस कर लिया है, एडमिक्सचर आपने डिस्कस कर लिया। तो सारे टॉपिक तो आपके डिस्कस हो चुके हैं कॉन्क्रीट से रिलेटेड जो आपको चाहिए। अब फाइनली किस पे आ रहे हैं? कॉन्क्रीट के ऊपर आ रहे हैं। सो कॉन्क्रीट बेसिकली क्या होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर मटेरियल्स, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, बाइंडिंग मटेरियल एंड द वाटर। कभी भी ये मत बताना कि कॉन्क्रीट हमारा मिक्सचर होता है किसका? सीमेंट का, सैंड का, ग्रेवल का एंड वाटर का। ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। कॉन्क्रीट की ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। कॉन्क्रीट हमेशा क्या बताओगे? कोर्स एग्रीगेट प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस बाइंडिंग मटेरियल प्लस वाटर, इनका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक, क्योंकि बाइंडिंग मटेरियल आप कुछ भी यूज कर सकते हो। सीमेंट भी यूज होता है, लाइम भी यूज होता है, आपका जिप्सम भी यूज होता है, एक साथ भी यूज कर लेते हैं। तो वो बेसिकली आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का ना। इसी तरह से फाइन एग्रीगेट भी आप कोई भी यूज कर सकते हो, आपका सैंड भी यूज होती है, सुर्खी भी यूज करा जाता है। अलग अलग ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है। ठीक है, चलिएगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं किसके ऊपर? कॉन्क्रीट के ऊपर। कॉन्क्रीट में देखिएगा, सबसे पहले कॉन्क्रीट की हमारी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कॉन्क्रीट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रहा हूँ उनके बारे में आपको ऑलरेडी आइडिया है। आई एम टॉकिंग अबाउट वर्केबिलिटी। इसके बारे में आप बहुत लंबे टाइम से सुनते आ रहे हो। ठीक है, वर्केबिलिटी के बारे में आप बहुत लंबे टाइम से सुनते आ रहे हो, तो आज इसको डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करना शुरू करेंगे कि बेसिकली होता क्या है वर्केबिलिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। सो वर्केबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, सो बताओ जरा एक भाई, कोई बताओ कि क्या होता है वर्केबिलिटी, डिफाइन करो, बोलिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्केबिलिटी। बोलो। ease of working with concrete, yes. How easy it is to work with concrete? Ease of working with concrete, yes. ease of working with concrete, ठीक है, बिल्कुल। देखिए होता क्या है ना वर्केबिलिटी, अगर हम वर्केबिलिटी के बारे में डिस्कस करें तो वर्केबिलिटी का आपको मैंने ऑलरेडी आइडिया दे रखा है कि वर्केबिलिटी का मतलब क्या होता है। ईज ऑफ वर्किंग विद द कॉन्क्रीट, कितना इजीली कॉन्क्रीट के साथ वर्क करा जा रहा है। ईज ऑफ वर्किंग विद द कॉन्क्रीट इज कॉल्ड एज द वर्केबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट। कितना इजीली आप कॉन्क्रीट के साथ वर्क कर पा रहे हैं, दैट इज रेफर्ड एज, दैट इज कॉल्ड एज द वर्केबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट। इसको वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होता क्या है वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी को हम क्या क्या बोल सकते हैं? इट इज द ईज, इट इज द ईज विद विच द कॉन्क्रीट कैन बी, वी कैन वर्क विद द कॉन्क्रीट। अब ये बताओ कॉन्क्रीट के साथ हमें कौन कौन से काम करने थे मेनली? कॉन्क्रीट को हमें मिक्स भी करना था, उसको ट्रांसपोर्ट भी करना था, उसको प्लेस भी करना था,
उसको कॉम्पैक्ट भी करना था, उसको फिनिश भी करना था, तो हम ये कह सकते हैं कि कितना इजीली हम कंक्रीट को मिक्स कर पा रहे हैं, कितना इजीली हम उसको ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं, कितना इजीली हम उसको प्लेस कर पा रहे हैं, कितना इजीली हम उसको कॉम्पैक्शन कर पा रहे हैं, उसका उसकी फिनिशिंग कर पा रहे हैं। जितना इजीली हम ये सारी सारी चीजें कर पाएंगे ना, दैट इज एक्चुअली द वर्क एबिलिटी। नाम में लिखा हुआ है वर्क एबिलिटी। वर्क एबिलिटी, वर्क करने की एबिलिटी, काम करने की क्षमता, काम करने की क्षमता, वर्क एबिलिटी। तो कितना इजीली कंक्रीट के साथ वर्क करा जा रहा है, उसको प्लेस कर सकते हो, उसको कॉम्पैक्ट कर सकते हो, उसको फिनिश कर सकते हो, उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, ये सारी बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज अ वर्क एबिलिटी। हाउ इजीली वी कैन वर्क विद द कंक्रीट, या फिर हाउ इजीली कंक्रीट कैन बी कॉम्पैक्टेड, प्लेस्ड, ट्रांसपोर्टेड, मिक्स्ड या फिर फिनिश्ड। अब एक और चीज, हमने बेसिकली सारी की सारी चीजें करनी है, कॉम्पैक्शन करना है, फिनिशिंग वगैरह करनी है। इन सारे के सारे काम के बीच में एक प्रॉब्लम किस चीज की आती है, क्यों हम ये काम करने में हमें दिक्कत होती है बेसिकली, ये किस कौन सा एक ऐसा फैक्टर है जो हमें सारे के सारे काम करने से अपोज करवा रहा है, कौन सा फैक्टर हमें बेसिकली सारे के सारे काम करने से रोक रहा है। कोई एक ऐसा पॉइंट है वहां पे, एक ऐसा फैक्टर है जो हमें सारे के सारे काम करने से उसके ऊपर रोकता है। अभी उसको बताया था थोड़ी देर पहले मैंने, अभी आज जब वाटर शुरू करा था तो स्टार्टिंग में ये पॉइंट बताया था कि हार्डनिंग ऑफ द सीमेंट, वो जो फैक्टर है ना, दैट फैक्टर इज एक्चुअली फ्रिक्शन। कौन सा फैक्टर होता है, दैट इज एक्चुअली फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, ठीक है। होता क्या है, फ्रिक्शन होता है। देखिए आप क्या कर रहे हो, आप कंक्रीट को कॉम्पैक्शन करना चाह रहे हो, आप उसको कॉम्पैक्ट करना चाहते हो। आप उसको जब आप कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करना चाहते हो ना, तो कॉम्पैक्ट करके कंक्रीट को आप क्या कर रहे हो, बेसिकली पार्टिकल को पास पास लेकर आने की कोशिश कर रहे हो। जब आप पार्टिकल को पास पास लेकर आने की कोशिश कर रहे हो ना, तो वहां पे क्या होगा, पार्टिकल मूव करेंगे बेसिकली। पार्टिकल अगर मूव करेंगे तो उन पार्टिकल्स के बीच में रिलेटिव मोशन डेवलप होगा, उन पार्टिकल्स के बीच में रिलेटिव मोशन डेवलप होगा। एंड रिलेटिव मोशन अगर वहां पे पार्टिकल के बीच में डेवलप हो रहा है, तो रिलेटिव मोशन डेवलप होने की वजह से वहां पे फ्रिक्शन डेवलप होगा। एंड वो फ्रिक्शन क्या करता है, वो फ्रिक्शन क्या करता है, हमें कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करने से रोकेगा। वो फ्रिक्शन कंक्रीट को कॉम्पैक्ट होने से रोकेगा। कंक्रीट को आप कॉम्पैक्ट करना चाहते हो, आप उसको कॉम्पैक्ट करना चाहते हो, कॉम्पैक्ट करके आप उसको उसके जो पार्टिकल्स हैं, कंक्रीट के जो पार्टिकल्स हैं, उनको आप पास पास लेकर आना चाहते हो। जब पार्टिकल्स को पास पास आना है तो पार्टिकल को मूव करना पड़ेगा। जब पार्टिकल मूव करेंगे तो वहां पे रिलेटिव मोशन डेवलप होगा। वहां पे अगर रिलेटिव मोशन डेवलप होगा तो वहां पे फ्रिक्शन डेवलप होगा। एंड फ्रिक्शन क्या करेगा, हमारे मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा। फ्रिक्शन क्या करेगा, हमारे मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा। तो आप ये कह सकते हो कि फ्रिक्शन एक ऐसा फैक्टर है जो कि आपको कंक्रीट के ऊपर काम करने से रोक रहा है, जो कि आपको कंक्रीट के ऊपर काम करने से रोक रहा है। ठीक है, जो कि आपको कंक्रीट के ऊपर काम करने से रोक रहा है। बताइए, आया समझ में ये पॉइंट कि क्या मतलब है। सो फ्रिक्शन एक ऐसा पैरामीटर है जो कि आपको कंक्रीट के ऊपर वर्क करने से रोक रहा है। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप वाटर बहुत एक्सेसिव क्वांटिटी में डालते हो, अगर आप वाटर बहुत एक्सेसिव क्वांटिटी में डालते हो, तो वो वाटर क्या करेगा, वो सैंड होगा, कोर्स एग्रीगेट जो होगा, उनके सरफेस को लुब्रिकेट करेगा। वो वाटर उनके सरफेस को लुब्रिकेट करेगा। अगर सरफेस को लुब्रिकेट करा दिया आपने, तो कहीं ना कहीं आपने फ्रिक्शन के इफेक्ट को कम करा दिया। आपने फ्रिक्शन के इफेक्ट को कम करा दिया सरफेस को लुब्रिकेट करके, किसकी हेल्प से, वाटर की हेल्प से। अगर आपने फ्रिक्शन के इफेक्ट को कम करवाया तो आपको क्या मिलेगा, एक वर्केबल मिक्स मिलेगा। ये पॉइंट आज आपने वाटर की स्टार्टिंग में पढ़ा था बिल्कुल। तो फ्रिक्शन इस चीज से रोकता है, बेसिकली कॉम्पैक्शन वगैरह से वर्क करने से क्या करता है, हमें बेसिकली रोकता है कहीं ना कहीं। So, आया पॉइंट समझ में। सो वर्केबिलिटी को क्या बोल सकते हो तुम, वर्केबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द ईज विद विच कंक्रीट कैन बी कॉम्पैक्टेड, फिनिश्ड, प्लेस्ड, मिक्स्ड एंड ट्रांसपोर्टेड। जितना आसानी से हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। ठीक है, एक दो और डेफिनेशन लिख सकते हो आपको, आप जो है वर्केबिलिटी की एक तो डेफिनेशन और बोल सकते हो, बट एक सबसे जो बेसिक डेफिनेशन है वो मैंने आपको बता दी है। सबसे जो बेसिक डेफिनेशन है ना इसके लिए, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या है। कि सबसे बेसिक डेफिनेशन होता है, इट इज द ईज विद विच वी कैन वर्क विद द कंक्रीट। इट इज द ईज विद विच वी कैन वर्क विद द कंक्रीट। कौन कौन से काम करने हैं वो आपको बता दिया। ठीक है, एक और पॉइंट आप ये भी तो बोल सकते हो, एक मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको, टेक्निकल डेफिनेशन इज, इट इज द ईज, ये वो बेसिकली ईज है विद विच द कंक्रीट कैन वर्क अगेंस्ट द इंटरनल फ्रिक्शन। इट इज द ईज, इट इज द ईज with which with which concrete can work, अभी डेफिनेशन समझना आप, वर्क अगेंस्ट इंटरनल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन, अब ये डेफिनेशन समझो। शुरू की दो डेफिनेशन तो बिल्कुल क्लियर है,
कि कितना इजीली वी कैन कॉम्पैक्ट कंक्रीट, वी कैन फिनिश कंक्रीट, वी कैन ट्रांसपोर्ट कंक्रीट, वी कैन मिक्स कंक्रीट। ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। दूसरे वाली डेफिनेशन भी आपको बिल्कुल क्लियर है, सिंपल सा स्टेटमेंट बताया कि कितना आसानी से हम कंक्रीट के साथ काम कर सकते हैं, फिर कितना आसानी से कंक्रीट काम कर सकता है। एक और डेफिनेशन आई, इट इज द ईज विद विच कंक्रीट कैन वर्क अगेंस्ट द इंटरनल फ्रिक्शन, विद विच कंक्रीट कैन वर्क अगेंस्ट द इंटरनल फ्रिक्शन। अब मुझे ये बताओ, जैसे मैंने आपको फ्रिक्शन के बारे में अभी बताया ना कि सारे के सारे काम करने से हमें कौन रोक रहा है, फ्रिक्शन रोक रहा है। तो जैसे ही आपको ये चीज पता लगी तो आप इस डेफिनेशन को समझ पा रहे हो खुद से कि कितना इजीली कंक्रीट फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कर पा रहा है। जितना इजीली कंक्रीट फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कर पाएगा उतना ही इजीली वो कॉम्पैक्ट भी हो जाएगा, उतना ही इजीली वो फिनिश भी हो जाएगा, उतना ही इजीली वो प्लेस भी हो जाएगा। तो जितना इजीली कंक्रीट फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कर पा रहा है, देखो कंक्रीट को अगर कॉम्पैक्ट होना है तो ऑब्वियसली उसको फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा ना, फ्रिक्शन उसको रोक रहा है लेकिन कंक्रीट को उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो कितना इजीली कंक्रीट फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम कर पा रहा है, दैट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज अ वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो मुझे ये बताओ, ये वाली डेफिनेशन क्लियर हुई क्या सबको? ये जो थर्ड वाली डेफिनेशन थी भाई, 2 पॉइंट तो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से क्लियर हो गए होंगे, लेकिन ये थर्ड वाला पॉइंट बताओ कि विद विच कंक्रीट कैन वर्क अगेंस्ट द इंटरनल फ्रिक्शन। कितना आसानी से कंक्रीट इंटरनल फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम कर पा रहा है, मतलब फ्रिक्शन उसको रोक रहा है तो कंक्रीट को फ्रिक्शन के अगेंस्ट ही तो काम करना पड़ेगा ना, कॉम्पैक्ट होने के लिए, फिनिश होने के लिए, ट्रांसपोर्ट होने के लिए। बोलिए, ये डेफिनेशन क्लियर है ना सबको, थर्ड वाली डेफिनेशन? तो आई गेस कि मेरे ख्याल से आप बहुत इजीली आप क्या कर सकते हो, वर्केबिलिटी को डिफाइन कर सकते हो। वेरी इजीली यू कैन डिफाइन द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। बहुत आसानी से आप क्या कर लोगे, आप कंक्रीट की वर्केबिलिटी को डिफाइन कर लोगे। चलिएगा नेक्स्ट। ओके, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। सो वर्केबिलिटी क्या है? वर्केबिलिटी हमने डिफाइन करा है, जस्ट अभी जस्ट डिफाइन करा है कि भाई वर्केबिलिटी का मतलब क्या होता है। अब इसमें बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है कि भाई वर्केबिलिटी होता क्या है, वो तो देख लिया। अब आपके पास आएंगे कि वर्केबिलिटी की मेजरमेंट कैसे करी जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अब शुरू होने वाला है हमारा कि हाउ टू मेजर द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। एक पार्ट आएगा आपके पास में कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होंगे जिन पे वर्केबिलिटी डिपेंड करती है हमारी। तो बेसिकली 3 पार्ट हैं टॉपिक के। वर्केबिलिटी है क्या, वो डिफाइन कर लिया है। दूसरे पार्ट में होगा वर्केबिलिटी की मेजरमेंट कैसे करते हैं, वर्केबिलिटी की मेजरमेंट कैसे करते हैं, क्या क्या स्पेसिफिकली वैल्यू आपको बताई गई है अलग अलग स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन के हिसाब से वर्केबिलिटी की, वो भी आपको देखना है। लाइक आप कोई रोड की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, रोड की कंस्ट्रक्शन में आपने जो कंक्रीट यूज करी उसकी वर्केबिलिटी किस रेंज में होनी चाहिए। आप कोई मास कंक्रीटिंग वर्क कर रहे हो, मास कंक्रीटिंग में आपने जो कंक्रीट यूज करा उसकी वर्केबिलिटी किस रेंज में होनी चाहिए। आप कोई नॉर्मल कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, हैवी रेनफोर्समेंट वाला सेक्शन आप बना रहे हो जहाँ पे बहुत हाई रेनफोर्समेंट हो रखी है, कितनी वर्केबिलिटी की वैल्यू होनी चाहिए वो आपको बताया जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज बताई गई हैं आपको कि हाँ इस कंस्ट्रक्शन के हिसाब से इतनी वर्केबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। वर्केबिलिटी को मेजर कैसे करना है, वर्केबिलिटी है क्या, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर वर्केबिलिटी डिपेंड करती है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको याद होगा मैंने जब आपको पढ़ाया था एग्रीगेट के बारे में, मैंने आपको एग्रीगेट पढ़ाया था। एग्रीगेट में मैंने आपको ये बताया था कि बहुत सारी आपकी स्पेसिफिक कंस्ट्रक्ट, हाँ एग्रीगेट नहीं, मैंने आपको बताया था कहाँ पे, जब एडमिक्सचर पढ़ाया था। यस, जिस टाइम पे मैंने आपको एडमिक्सचर पढ़ाया था ना, एडमिक्सचर के टाइम पे मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि हमें हाई वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट किस किस स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है। मैंने आपको जब प्लास्टिसाइजर पढ़ाया होगा, नहीं जब मैंने आपको, हाँ प्लास्टिसाइजर और सुपर प्लास्टिसाइजर के टाइम पे मैंने आपको क्लियर कट वहां पे कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे कि हाई वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शंस, लाइक हैवी रेनफोर्स सेक्शन था। ऐसे केसेस में आपको रिक्वायरमेंट होती है किसकी, हाई वर्केबिलिटी की। कोई नैरो सेक्शन है, थिन सेक्शन है बहुत ज्यादा, हाई वर्केबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, वो बताओ लिखे हुए हैं पॉइंट्स सबने। एडमिक्सचर के यहाँ पे लिखवाए थे मैंने, जिस समय आपको एडमिक्सचर पढ़ाया था, प्लास्टिसाइजर बताया था जिस समय पे मैंने आपको। बोलो, वो पॉइंट लिखे हुए हैं सबने। वो स्पेसिफिकली पॉइंट मेंशन कराकर लिखवाए थे कि कौन कौन सी कंस्ट्रक्शंस में आपको हाई वर्केबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, लिखा हुआ है ना सबने। ओके, चलो अब तो बेसिकली कई सारी चीजें आपको इस चैप्टर के अंदर इस टॉपिक में पढ़नी है वर्केबिलिटी में। तो अपना नेक्स्ट शुरू करते हैं, दैट इज डिस्कस करते हैं किसके बारे में, मेजरमेंट के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। मेजरमेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ वर्क एबिलिटी, मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी के बारे में डिस्कशन करना है कि कौन कौन से मेजर, किस किस तरह से हम इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। देखिएगा,
मेजरमेंट वर्केबिलिटी की मेजरमेंट करने के लिए आपके पास बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। फॉर द मेजरमेंट ऑफ द वर्केबिलिटी आपके पास में बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल होते हैं, तो उसके बारे में देखेंगे, देखिएगा। ठीक है, बहुत सारे टेस्ट आपके पास अवेलेबल हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ द वर्केबिलिटी। ठीक, अब देखिए, जैसे फर्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, जो फर्स्ट टेस्ट हम डिस्कस करेंगे, मैं पहले आपको टेस्ट के नाम बता देता हूँ। मैं सारे आपके टेस्ट के नाम बता देता हूँ, क्योंकि टेस्ट के नाम भी आपको पता होने चाहिए। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा टेस्ट है जो कि वर्केबिलिटी के लिए हम करते हैं। देखो, आपका आएगा स्लम कोन टेस्ट, स्लम कोन टेस्ट आएगा आपके पास में, स्लम कोन टेस्ट। एक आपके पास में होगा कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट होगा। थर्ड टेस्ट जो हम डिस्कस करेंगे, द थर्ड टेस्ट विल बी व्हाट, फ्लो टेबल टेस्ट, फ्लो टेबल टेस्ट होगा, फ्लो टेबल टेस्ट। फोर्थ टेस्ट जो हम डिस्कस करेंगे, दैट विल बी वी बी कंसिस्टोमीटर, कंसिस्टोमीटर, कंसिस्टोमीटर टेस्ट। फिफ्थ जो हम डिस्कस करेंगे, दैट विल बी कैली बॉल टेस्ट, कैली बॉल टेस्ट। तो ये सारे आपके बेसिक नाम होते हैं, ये सारे टेस्ट हैं जो आपको करने पड़ते हैं। किसके? ये आप कर सकते हो वर्केबिलिटी को मेजर करने के लिए। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है सब टेस्ट के। डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि बताइए कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं। फ्लो टेबल टेस्ट, कहीं कहीं पे आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा, फ्लो टेबल टेस्ट को आपको डायरेक्टली कैसा लिख देंगे, फ्लो टेस्ट लिख के दे देंगे, सिंपल। फ्लो टेबल नहीं लिखेंगे वहां पे, फ्लो टेस्ट लिख देंगे डायरेक्टली। वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट को आपको वीवी टेस्ट लिख के दे देंगे, ऐसा भी लिख के दे सकते हैं। तो ये 5 टेस्ट रहेंगे जो बेसिकली हमने डिस्कस करने हैं। इनमें से जो 4 टेस्ट होंगे ना, ये वाले जो टेस्ट होंगे, ये बहुत डिटेलिंग में जाके डिस्कस करेंगे। ये हमारा आईएएस कोड सजेस्ट नहीं करता है, तो इसको हम ज्यादा डिटेलिंग में डिस्कस भी नहीं करेंगे इस वाले टेस्ट को। लेकिन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एमसीक्यू पर्पस, मल्टीपल चॉइस के हिसाब से नाम इंपॉर्टेंट है। इन ऊपर के जो चारों टेस्ट हैं इनको डिटेलिंग में जाकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। सो फर्स्ट टेस्ट उठाते हैं अपना सबसे पहले। फर्स्ट टेस्ट आपके पास में क्या है, स्लम्प टेस्ट। सो द फर्स्ट ऑफ द टेस्ट इज स्लम्प टेस्ट, सबसे कॉमन टेस्ट है। सबसे पहला जो टेस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट फर्स्ट टेस्ट जो हमने डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, क्या है, मोस्ट कॉमन टेस्ट है, सबसे ज्यादा कॉमन टेस्ट है, बहुत कॉमनली आपको होता हुआ मिल जाएगा। ठीक है, देखिएगा स्लम्प टेस्ट के बारे में देखते हैं। क्या है, इसमें कुछ जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ऑलरेडी लिखवा दूंगा बाद में कि क्या क्या पॉइंट है, मैं खुद लिख के भेज दूंगा आपको। देखिए, स्लम्प टेस्ट सबसे कॉमन टेस्ट है, मोस्ट कॉमनली आपने इसको परफॉर्म होते देखा होगा अपने आसपास, अगर आपने कहीं भी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे वर्क किया होगा थोड़ा बहुत भी। तो इस टेस्ट को बेसिकली आप साइट पे भी कर सकते हो एंड कैन बी परफॉर्म्ड इन द लैब एज वेल। साइट पर भी आप इस टेस्ट को कर सकते हो, लेबोरेटरी में भी ये वाला जो टेस्ट है हमारा वो परफॉर्म किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की भी। लेबोरेटरी में भी कर सकते हो, साइट पे भी कर सकते हो। दूसरी बात, सबसे कॉमनली ये वाला टेस्ट जो है हमारा यूज किया जाता है, मोस्ट कॉमनली आपको साइट ये वाला जो टेस्ट है यूज होते हुए दिख जाएगा। अब देखिएगा इस टेस्ट में बेसिकली करना क्या होता है हमें, सबसे पहले इसमें जो apparatus आपका जो यूज किया जाता है वो होता है एक स्लम्प कोन। इसका मोल्ड जो होता है हमारे पास, मोल्ड होता है स्लम्प कोन। स्लम्प कोन यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ द वर्केबिलिटी यूजिंग दिस मेथड। स्लम्प कोन यूज करा जाता है। स्लम्प कोन जो होता है ना, बेसिकली एक तरह से फ्रस्टम होता है। ये होता क्या है, दैट इज जस्ट अ फ्रस्टम, फ्रस्टम ऑफ कोन। अभी मैं बनाकर भी दिखाऊंगा इसकी शेप ना। होता क्या है, फ्रस्टम होता है, जस्ट ये एक फ्रस्टम ऑफ कोन। देखिएगा क्या मतलब है, इसकी शेप देखते हैं बना के कि क्या मतलब होता है इसका। तो जो हमारा ये होगा बेसिकली, होता किस तरह का है, हाँ होता किस तरह का है, देखो इस तरह का रहेगा मेथड जो है, बेसिक रहेगा कैसे, जैसे एक तरह से आपका यहाँ पे देखिएगा, देखिए फ्रस्टम शेप का रहेगा आपके पास में। ठीक है, फ्रस्टम शेप का होगा। अब जैसे इसका अगर व्यू बनाएंगे हम, ठीक,
यस, अब आप यहाँ पे खुद से समझ भी पा रहे होंगे कि मतलब क्या है बेसिकली ये। जस्ट होगा कैसा, फ्रस्टम शेप का रहेगा कुछ ना, फ्रस्टम शेप का रहेगा, जैसे कि इधर से देखो ऐसे करके कुछ, ठीक। ये शेप रहेगी, ठीक है, ये इस तरह की शेप रहेगी, कुछ फ्रस्टम शेप का रहेगा। अब इसकी डायमेंशन समझो पहली बात तो, इसकी डायमेंशन समझिए, डायमेंशन कैसी रहेंगी इसकी, डायमेंशन जो रहेंगी अगर आप देखोगे तो जो टॉप डायमीटर, ये जो टॉप डायमीटर होगा ना, दैट टॉप डायमीटर विल बी व्हाट, 10 सेंटीमीटर। ये दीपक आप बना लो पहले ड्राइंग। हाँ, आप बना लो आराम से। देखो, ये जो टॉप डायमीटर होगा ना 10 सेंटीमीटर होगा, ये जो बॉटम डायमीटर होगा दैट विल बी 20 सेंटीमीटर का होगा, 20 सेंटीमीटर का होगा। नहीं ऑप्शन है वहां पे, नहीं ऑप्शन है वहां पे, ठीक है, 20 सेंटीमीटर का होगा। एंड ये जो हाइट रहेगी ना, दैट हाइट विल बी व्हाट, 30 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट डायमेंशन है तीनों, पूछी गई है कई बार, ठीक है, कई बार पूछी जा चुकी है। सो बॉटम डायमीटर 20 सेंटीमीटर, टॉप डायमीटर होगा कितना, 10 सेंटीमीटर का होगा, एंड हाइट कितनी होगी, हाइट विल बी 30 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट डायमेंशन है तीनों की तीनों। सो कौन शेप रहेगा, फ्रस्टम शेप का रहेगा, फ्रस्टम शेप का रहेगा जिसका टॉप डायमीटर कितना रहता है, टॉप डायमीटर रहता है 10 सेंटीमीटर, बॉटम डायमीटर होता है 20 सेंटीमीटर का, एंड हाइट कितनी रहती है इस कोन की, 30 सेंटीमीटर होती है, 30 सेंटीमीटर होती है। अब देखिए जरा क्या करना है हमने, इसमें वर्केबिलिटी पता करनी थी आपको कंक्रीट की। यूज क्या होगा, स्लम कोन यूज होगा, फ्रस्टम की शेप का रहता है, टॉप डायमीटर 10 सेंटीमीटर, बॉटम डायमीटर 20 सेंटीमीटर, हाइट कितनी रहेगी 30 सेंटीमीटर। डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। आपके पास जो भी कॉन्क्रीट आया ना साइड पर, आपके पास में जो भी कॉन्क्रीट आया, तो आपको क्या करना है, उस कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी चेक करनी है। वर्केबिलिटी आपको उसको उस कॉन्क्रीट की क्या करनी है, चेक करनी है। आप क्या करोगे, उस कॉन्क्रीट को इसके अंदर फिल करोगे, इस फ्रस्टम के अंदर आप उसको क्या करोगे, फिल करोगे, है ना, फिल करा। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, बेसिकली ये एक लेयर ये हो गई, थर्ड लेयर एंड द फोर्थ लेयर। आपने क्या करा, उसको इसके अंदर फिल करा। अब इसमें देखो जरा कितने नंबर ऑफ लेयर्स में, लेट अस सपोज आपके पास में हाइट है 30 सेंटीमीटर की हाइट आपको बता रखी है। आप क्या करो, इस कोन के अंदर उसको फिल करोगे कितने लेयर्स में, 4 लेयर्स में। नंबर ऑफ लेयर विल बी व्हाट, 4, नंबर ऑफ लेयर विल बी 4। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके पास में आता है, 25 नंबर ऑफ ब्लोज, 25 नंबर ऑफ ब्लोज, 25 नंबर ऑफ ब्लोज। क्या करा आपने, कौन था, ठीक है, कौन के अंदर आपने क्या करा, कंक्रीट को फिल करा। देखो क्या करोगे, आपने सबसे पहले एक लेयर डाली, यहाँ पे एक लेयर डाली जिसकी हाइट कितनी रहेगी, लेट अस सपोज जैसे हमारे पास में ये एक लेयर है, ये जस्ट क्या है, एक लेयर है आपके पास। इस लेयर को आपने फिल, इस लेयर की हाइट कितनी रहेगी, लगभग 1/4, 1/4 ऑफ द हाइट ऑफ दिस कोन, इस कोन का 1/4 हाइट रहेगी। आपने वो लेयर डाल दी यहाँ पे, और उसको क्या करोगे फिर, 25 नंबर ऑफ ब्लोज आप उस लेयर के ऊपर डालोगे, ठीक है, 25 नंबर ऑफ ब्लोज आप उस लेयर को दोगे। अब नंबर ऑफ ब्लोज दे रहे हो जब आप उस लेयर को, तो नंबर ऑफ ब्लोज देने के लिए आप क्या यूज करोगे, यू विल बी यूजिंग अ टैंपिंग रोड। क्या यूज करोगे, टैंपिंग रोड यूज करी जाएगी। क्या यूज करेंगे, टैंपिंग रोड यूज आप करोगे। अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे देखो क्या होगा, टैंपिंग रोड आपने यहाँ पे यूज करी। अब टैंपिंग रोड जो होगी ना हमारी, सिंपल क्या है, इस तरह से की रोड है। टैंपिंग रोड जस्ट क्या है, एक तरह से इस तरह की रोड है। टैंपिंग रोड जस्ट इस तरह की रोड होती है जिसके ऊपर क्या होते हैं, ग्रेजुएशन मार्किंग्स बने होते हैं इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर ग्रेजुएशन बनी होती है, मार्किंग्स बनी हुई होती है। टैंपिंग रोड आपने यहाँ पे यूज करी। टैंपिंग रोड की अगर आप डायमेंशन देखोगे तो इसका जो डायमीटर रहता है ना, टैंपिंग रोड का डायमीटर रहेगा लगभग कितना, 16 mm इसका डाया रहेगा, 16 mm इसका डायमीटर रहेगा। एंड 60 सेंटीमीटर क्या रहेगा, उस सर उस कॉन्क्रीट को एक फिन रेशियो में डालते हैं ना सर, सर उस कॉन्क्रीट को एक फिक्स वाटर रेशियो में डालते हैं ना सर,
एक फिक्स वाटर रेशियो में डालते हैं ना, हाँ बिल्कुल एक फिक्स वाटर रेशियो में तो डालोगे। कंक्रीट आपके पास बन चुकी है ऑलरेडी। अब जब आपने कंक्रीट बनाई है तो आपने उसके लिए एक स्पेसिफिक वाटर रेशियो, उसमें आपने एक स्पेसिफिक वाटर क्वांटिटी रखी हुई होगी ना। कंक्रीट तो बन चुकी है ऑलरेडी। अब वो जो बनी हुई कंक्रीट है उसको आप यहाँ पे डाल रहे हो इसके अंदर। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, कंक्रीट तो बन चुकी, तो जब कंक्रीट बनाई होगी तो एक फिक्स वाटर टू सीमेंट रेशियो भी रखा होगा। अब वो जो बन गई है ना कंक्रीट, उस फ्रेश कंक्रीट को जो बनाई है जस्ट अभी आपने, जो प्लास्टिक फेज में है अभी, उसको आप यहाँ पे इसके अंदर डाल रहे हो, उसको आप यहाँ पे इसके अंदर डाल रहे हो। ठीक है, हाँ देखो, तो क्या करा आपने, फ्रस्टम ऑफ कोन है आपके पास में, डायमेंशंस क्या है कोन की वो समझ में आ गई है। आपने क्या करा, कंक्रीट उठाई, कंक्रीट को इस कोन के अंदर आप फिल करोगे, कितने लेयर्स में, 4 लेयर में आप फिल करोगे। सबसे पहले आपने एक लेयर डाल दी, उस लेयर की हाइट कितनी रहेगी, 1/4 ऑफ द हाइट ऑफ दिस कोन। ठीक है, अब वो लेयर डालने के बाद आप इस पे क्या करोगे, 25 नंबर ऑफ ब्लोज दोगे। 25 नंबर ऑफ ब्लोज दोगे किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ द टैंपिंग रोड। टैंपिंग रोड क्या है, इस तरह की एक सिंपल रोड है आपके पास में, जिसका डायमीटर कितना है, डायमीटर है इसका 16 mm इसका डायमीटर है, डायमीटर है 16 mm। इसकी हाइट कितनी रहेगी, 60 सेंटीमीटर विल बी द हाइट, हाइट रहेगी 60 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं, जो डायमेंशन यहाँ पे मैं लिखा रहा हूँ सारी की सारी डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, जो डायमेंशन इंपॉर्टेंट नहीं होती उनको मैं खुद ही नहीं लिखवाता हूँ। ठीक है, सो आया समझ में। अब आपने क्या करा, टैंपिंग रोड से 25 नंबर ऑफ ब्लोज इसके ऊपर प्रोवाइड कर पाए। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट दूसरी लेयर डालोगे। दूसरी लेयर डालने के बाद अगेन क्या करोगे, आप अगेन यहाँ पे उसके ऊपर फिर से 25 नंबर ऑफ ब्लोज दोगे। फिर आप तीसरी लेयर डालोगे, यहाँ पे तीसरी लेयर डालोगे, उसके ऊपर फिर से 25 नंबर ऑफ ब्लोज दोगे। यही काम आप करोगे फोर्थ लेयर के साथ में। फोर्थ लेयर के साथ में आप क्या करोगे, 25 नंबर ऑफ ब्लोज डालोगे उस लेयर के ऊपर भी। आई गेस कि क्लियर हुआ सारा का सारा प्रोसेस क्या करना है। कौन है, कौन को ग्राउंड के ऊपर रखा, ग्राउंड के ऊपर रखा, एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेवल सरफेस के ऊपर, एक हॉरिजॉन्टल लेवल सरफेस के ऊपर रखोगे। उसके अंदर 4 लेयर में कंक्रीट को डाला, हर एक लेयर पे 25 नंबर ऑफ ब्लोज आपको देने हैं। तो जब आप इस पे 25 नंबर ऑफ ब्लोज दे रहे हो ना कंक्रीट के ऊपर, आपकी कंक्रीट टैंपिंग रोड से आप इसका, टैंपिंग रोड से आप ये ब्लो दोगे इसके ऊपर। एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि आप टैंपिंग रोड से जो नंबर ऑफ ब्लो इसके ऊपर दे रहे हो, ऐसा करके आप इस कंक्रीट का कॉम्पैक्शन ही तो कर रहे हो। आप खुद से अगर सोचोगे तो आपने टैंपिंग रोड से ब्लो दिए इसके ऊपर, ब्लो दिए 25 नंबर ऑफ ब्लो दिए हर एक लेयर पे, तो क्या आपने इस कंक्रीट का कॉम्पैक्शन कर दिया क्या, बताइए, क्या आपने इस कंक्रीट का कॉम्पैक्शन करा। सर यस, टोटल 4 लेयर्स होंगे, बिल्कुल टोटल नंबर ऑफ लेयर्स हैं 4, ये लिखा है ना यहाँ पे, देखिए 4 लेयर होंगे, टोटल 4 लेयर्स होंगी, टोटल 4 लेयर्स हैं। जब आपने टैंपिंग रोड से इसके ऊपर ब्लो दिए, 25 नंबर ऑफ ब्लो दिए हर एक लेयर से, यस सर कॉम्पैक्शन होगा, यस सर कॉम्पैक्शन किया है, यस बिल्कुल। तो आपने क्या करा, इसका जस्ट एक तरह से कॉम्पैक्शन कर दिया। ठीक है, कॉम्पैक्शन करके आपने जो फ्रिक्शन का इफेक्ट था ना, जो फ्रिक्शन था बेसिकली हमारा, फ्रिक्शन ही तो था ना जो हमें इस कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करने से रोक रहा था, आपने उस फ्रिक्शन के इफेक्ट को ओवरकम कर दिया। कंक्रीट को आप कॉम्पैक्ट कर, सपोज आप कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करना चाहते हो, आप ऐसे आप बिल्कुल बेसिक से लेके चलो, आप कंक्रीट के साथ काम करना कितना इजीली आप कंक्रीट के साथ काम कर सकते हो। आप यही चीज चेक करने के लिए उसकी वर्केबिलिटी चेक कर रहे हो। कंक्रीट के ऊपर आपको कौन सा काम करना है, कंक्रीट के ऊपर आपको करना है उसका कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन करने से आपको कौन रोक रहा है, फ्रिक्शन रोक रहा है। आपने टैंपिंग रोड से उसके ऊपर कॉम्पैक्शन करा, उसके ऊपर ब्लोज दिए, जिससे हुआ क्या, आपने उस फ्रिक्शन के इफेक्ट को ओवरकम करा, जिससे आपने उसका कॉम्पैक्शन कर दिया। ठीक है, अब ये जो कंक्रीट इसके अंदर है ये प्रॉपर्ली कॉम्पैक्टेड स्टेट में होगी, इतना आप यहाँ से समझ सकते हो। ये जो कंक्रीट है ये पूरी प्रॉपर्ली कॉम्पैक्टेड स्टेट में इसके अंदर आ चुकी है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, इतना हो चुका आपका, इसकी हाइट कितनी है ये सब आपको क्लियर है। नेक्स्ट आप क्या करोगे ना, अब आप ये सारा का सारा काम करने के बाद ये जो आपका कोन था, ये जो फ्रस्टम था ना, यहाँ पे होते हैं एक्चुअल में इस तरह से 2 हैंडल्स होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, इस तरह से 2 हैंडल्स होंगे। विद द हेल्प ऑफ दीज हैंडल्स आप क्या करो, ये जो आपका फ्रस्टम है ये कहाँ पे रखा हुआ है, ये प्लेस्ड है आपका हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के ऊपर, ये आपका हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है ना, ये ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है। अब आप नेक्स्ट क्या करोगे, यहाँ पे ये जो कोन है, इन हैंडल्स की हेल्प से इस कोन को आप ऊपर उठाओगे। इस कोन को आप क्या करोगे, ऊपर उठाओगे। इसको आपने ऊपर उठाया, जब ये कोन आप वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में उठाओगे ऊपर, जब ये कोन आप वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर उठाओगे ना, तो आप यहाँ से खुद से समझना। अब जब ये कोन आप वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर उठाओगे तो होगा क्या, यहाँ पे होगा क्या कि कोन आपने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर उठा दिया है। अब देखना यहाँ पे, ये इस तरह से आपको कंक्रीट दिखाई देगी, इस तरह से आपको कंक्रीट दिखाई देगी। सिर्फ ये क्या है, कंक्रीट का एक
वो सैंपल है जो आपके फ्रस्टम के अंदर था। फ्रस्टम आप वो जो फ्रस्टम था वो कहाँ पे लेके चले गए, वो तो आपने ऊपर उठा दिया। तो जो कंक्रीट का जो सैंपल था वो किस तरह से रहेगा, इस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन में रहेगा। एंड इस सैंपल की बताइए ये जो हाइट है ये कितनी रहेगी, दैट विल बी 30 सेंटीमीटर। ये हाइट होगी 30 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब होगा क्या, जब आपने उस फ्रस्टम को ऊपर उठाया, जब आपने उस फ्रस्टम को ऊपर उठाया, तो ये जो कंक्रीट था ना, ये कंक्रीट क्या करेगा, अपने खुद के वेट की वजह से, ये कंक्रीट अपने खुद के वेट की वजह से इस तरह से साइड्स में, इस तरह से साइड्स में सब्सिडाइज करने लग जाएगा। सबसे मतलब आप खुद से सोच सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि देखो, ये आप यहाँ पे खुद से सोचो, जब आपने इसको कोन को ऊपर उठा दिया, ये कंक्रीट था उसके अंदर, तो ये कंक्रीट अपने खुद के वेट की वजह से इस तरह से नीचे नहीं गिरेगा क्या, ये इस तरह से नीचे गिरेगा ना साइड्स में। बताइए ऐसा होगा या नहीं होगा, ये कंक्रीट साइड में गिरेगा नहीं गिरेगा। हाँ तो मैंने वही तो बताया ना, वो तो टूटने लगता है। वही मैं बता रहा हूँ ना कि ये होगा क्या, ये इस तरह से साइड्स में गिरेगा अपने खुद के वेट की वजह से। इस तरह से क्या करेगा, साइड्स में गिरेगा अपने खुद के वेट की वजह से। ठीक है, अपने खुद के वेट की वजह से क्या करेगा, साइड में इस तरह से फ्लो करने लगेगा। अब जब ये इस तरह से ऊपर से फ्लो करेगा ना, तो इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट रिड्यूस होगी। हाइट रिड्यूस क्यों होगी, क्योंकि इस तरह से साइड्स में फैलने लगा, तो इसकी ऊपर से जो हाइट थी वो क्या होने लग जाएगी, रिड्यूस होने लग जाएगी। अब लेट अस सपोज सर 20 सेंटीमीटर डाया को रखेंगे ग्राउंड पर, या 20 सेंटीमीटर को रखेंगे। जो बड़े वाली साइड होती है वो नीचे रहेगी, बड़ी साइड नीचे रहेगी। देखिए क्या होगा यहाँ पे, तो इस तरह से साइड में गिरेगा, जिससे इसकी हाइट क्या होने लग जाएगी, इसकी हाइट कम होने लग जाएगी। अब मैं यहाँ पे आपको दूसरा डायग्राम बनाकर दिखा रहा हूँ। लेट अस सपोज अब आपको कंक्रीट का सैंपल कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, इस तरह का सैंपल अब आपको दिखाई दे रहा है। ये जो इतना पार्ट था ना, इतनी हाइट का इसमें रिडक्शन हो चुका, इतनी हाइट में इसका रिडक्शन हो चुका है। ये हाइट क्या होगी, इसकी कम होगी। पहले हाइट कितनी थी, 30 सेंटीमीटर थी ना। पहले तो हाइट कितनी रही होगी, इक्वल टू द हाइट ऑफ द मोल्ड, 30 सेंटीमीटर ही रहेगी। बट अब इसकी हाइट कितनी बच गई, अब ये वाली हाइट बच गई, जस्ट इस सैंपल की ये वाली हाइट बच गई। इतनी हाइट का इसमें रिडक्शन हो चुका है। एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सब्सिडेंस। इसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सब्सिडेंस। सब्सिडेंस इसको कहते हैं। एंड ये जो सब्सिडेंस की हाइट है ना, ये जो सब्सिडेंस की हाइट है, इसी को क्या कहते हैं, स्लम्प हाइट कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द स्लम्प हाइट। इसी को क्या कहते हैं, स्लम्प कहते हैं, स्लम्प वैल्यू कहते हैं इसी को। ये जो जितना हाइट का आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिला है ना, इनिशियली हाइट कितनी थी, 30 सेंटीमीटर थी। बाद में हाइट कितनी बच गई, ये हाइट बच गई आपके पास में बाद में। भाई आपके पास में बाद में कितनी हाइट बचेगी, यही तो हाइट बचेगी ना आपके पास में बाद में। तो इन दोनों हाइट्स का जो डिफरेंस है, इन दोनों हाइट का जो डिफरेंस है ना, ये वाला जो डिफरेंस है, इसको क्या कहते हैं, स्लम्प कहते हैं। एंड दैट इज कॉल्ड एज द स्लम्प वैल्यू। यही क्या है, आपकी स्लम्प वैल्यू है। दिस इज कॉल्ड एज द स्लम्प वैल्यू। बताइए आया क्या समझ में, क्या करना है। पहले तो ये बताओ, इन दोनों हाइट के बीच का जो लेवल का डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों हाइट में जो डिफरेंस आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द स्लम्प वैल्यू। इसी को हम क्या कहते हैं, स्लम्प वैल्यू कहते हैं। बताओ स्लम्प वैल्यू आया समझ में सबको, क्या होता है स्लम्प वैल्यू। ठीक है, स्लम्प वैल्यू। अब हम क्या करते हैं ना, इस स्लम्प वैल्यू से ही, हम इस स्लम्प वैल्यू से ही किसको रिलेट करते हैं, अपनी कंक्रीट की हम अपनी कंक्रीट की वर्केबिलिटी को रिलेट करते हैं। ये जो स्लम्प वैल्यू आपके पास में निकल कर आ रही है, स्लम्प, ये जो हाइट जितनी भी आपके पास में निकल कर आ रही है ना, इसी से आप क्या करोगे, अपनी कंक्रीट की वर्केबिलिटी को रिलेट करोगे। देखो कैसे, वर्केबिलिटी ज्यादा होने का मतलब है कंक्रीट आपका आराम से फ्लो कर रहा है, उसके साथ बहुत आराम से आप वर्क कर पा रहे हो। वर्केबिलिटी ज्यादा, स्लम्प हाइट ज्यादा होगी कम होगी, सर जो सब्सिडेंस की वैल्यू है वही इक्वल होगी ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब्सिडेंस हाइट को ही तो स्लम्प वैल्यू बोल रहे हैं हम। ये जो हाइट है इसी को स्लम्प वैल्यू बोल रहे हैं। यस, सो जितना ज्यादा वर्केबिलिटी, हायर विल बी द स्लम्प वैल्यू, हायर विल बी द स्लम्प वैल्यू, हायर विल बी द वर्केबिलिटी। जितना ज्यादा वर्केबिलिटी होगी आपके क्वांटिटी की, उतना ज्यादा स्लम्प वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। स्लम्प वैल्यू बहुत कम है, स्लम्प वैल्यू बहुत कम है, मतलब आपका कॉन्क्रीट फ्लो नहीं कर रहा है, कॉन्क्रीट फ्लो नहीं कर रहा है, सब्सिडेंस कम है, स्लम्प वैल्यू कम है, वर्केबिलिटी कम होगी, वर्केबिलिटी कम होगी। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो सारे के सारे पॉइंट्स को। इन दिस वे यू कैन रिलेट ऑल द पॉइंट्स। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सारे के सारे पॉइंट्स को आपस में रिलेट कर सकते हो बहुत इजीली। अब देखिएगा जरा, स्लम के बारे में तो आपको समझ में आया कि क्या मतलब है, स्लम क्या है, किस तरह से आप वर्केबिलिटी यहाँ पे बताओगे। अब वैल्यूज जो भी होंगी वो मैं आपको डायरेक्टली टेबल प्रोवाइड करवा दूंगा, उसमें सारी वैल्यूज मेंशन्ड है। अब देखो जरा, एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है ना आपके पास में, कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके पास में बनते हैं, पहली बात तो ये वाला जो टेस्ट होगा ना, ये वाला जो मेथड होगा आपके पास, सुटेबल किसके लिए रहेगा, दैट मेथड विल बी सुटेबल
दैट मेथड विल बी सुटेबल फॉर मीडियम टू हाई वर्केबिलिटी कंक्रीट के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मीडियम से हाई वर्केबिलिटी कंक्रीट के लिए ये वाला मेथड सुटेबल रहता है। ठीक है, मीडियम टू हाई वर्केबिलिटी कंक्रीट के वाला मेथड क्या रहता है, सुटेबल रहता है मीडियम टू हाई वर्केबिलिटी कंक्रीट के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा ड्राई है कंक्रीट या बहुत ज्यादा हाईली वर्केबल है, उसके केस में सुटेबल नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर मान लो सपोज, तो सुटेबिलिटी क्या है, मीडियम टू हाई वर्केबिलिटी कंक्रीट के लिए वाला मेथड सुटेबल रहता है, सुटेबल रहेगा। क्लियर है? बहुत ज्यादा अगर ड्राई है आपकी कंक्रीट अगर आपकी बहुत ज्यादा ड्राई है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा ड्राई कंक्रीट को इस मेथड से टेस्ट करोगे, तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन लोगे ना, जब आप यहाँ से इस फ्रस्टम को ऊपर उठाओगे, तो ये जो ड्राई कंक्रीट है बहुत ज्यादा, वो ऑटोमेटिकली अपनी स्टैंडिंग पोजीशन में ही बना रहेगा, वो इस तरह से सबसिडाइज होकर नीचे साइड में नहीं आएगा। आप ये खुद से सोच सकते हैं, आपके पास में बहुत ड्राई मास है, आपने फ्रस्टम को ऊपर उठाया, फ्रस्टम को ऊपर जब आप उठाओगे ना, तो ये जो ड्राई कंक्रीट है वो एज इट इज इसी शेप में बना रहेगा, वो सबसिडाइज होकर नीचे नहीं आएगा इस तरह से, अगर आप बहुत ज्यादा ड्राई कर रहे हो तो यूज। इसलिए ड्राई कंक्रीट के लिए वाला मेथड सुटेबल नहीं रहेगा। अगर बहुत ज्यादा हाईली वर्केबल कंक्रीट है, इन दैट केस क्या होगा, उस केस में क्या होगा, ये बहुत ज्यादा सब्सिडाइज होकर नीचे चला जाएगा, इसीलिए वो भी एक अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट वहां पे नहीं मिलता है। तो सुटेबल किसके लिए रहता है, मीडियम टू हाई वर्केबल कंक्रीट के लिए आपका ये वाला जो मेथड है वो सुटेबल रहता है। मीडियम टू हाई वर्केबल कंक्रीट के लिए दिस मेथड विल बी सुटेबल। अब देखो, इसमें एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। स्लम टेस्ट से आपने वर्केबिलिटी का तो आइडिया लगा लोगे आप कि हाँ किस तरह से वर्केबिलिटी बता रहा है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है ना कोलैप्स, हाँ वही मैं बताने जा रहा हूँ अभी ना। स्लंप वैल्यू से आप अपनी कंक्रीट के बिहेवियर के बारे में भी जानकारी ले सकते हो कि कंक्रीट के अंदर कोहेजन कितना प्रेजेंट है। कंक्रीट के कोहेजन बिहेवियर के बारे में भी आप जानकारी ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ द स्लंप वैल्यूज। स्लंप टेस्ट की हेल्प से कैसे, देखो किस तरह की शेप आपको मिल रही है। तो दो चीजें आएंगी यहाँ पे, एक तो आएगा आपके पास में वैल्यू ऑफ द स्लंप, एक तो आपने देखा क्या वैल्यू, एक तो आपने देखा वैल्यू ऑफ, एक तो स्लंप की वैल्यू देखी आपने, इसके बेसिस पे तो आप क्या बता दोगे, वर्केबिलिटी बता दोगे उसकी कि भाई वर्केबिलिटी कितनी है, जितनी भी वो हाइट आएगी उस हाइट के बेसिस पे आप उसकी वर्केबिलिटी को जज कर लोगे। दूसरा आपके पास में आएगा क्या, शेप ऑफ स्लम, दूसरा आपके पास में आएगा शेप ऑफ स्लम। इस शेप ऑफ स्लम के बेसिस पे आप कंक्रीट के बिहेवियर के बारे में आइडिया लगा सकते हो। आप कंक्रीट के बिहेवियर के बारे में आइडिया लगा सकते हो, बिहेवियर बोलने का मतलब है उसका कोहेजन के बारे में आप आइडिया लगा सकते हो, उसके कोहेजन के बारे में आप आइडिया लगा सकते हो। कैसे, देखो वैल्यू ऑफ द स्लम्प वर्केबिलिटी आइडिया दे देगी आपको, शेप ऑफ द स्लम्प आपको बिहेवियर का जानकारी देगा कंक्रीट का। कौन सा बिहेवियर, उसमें प्रेजेंट उसके पार्टिकल्स के बीच में जो कोहेजन प्रेजेंट है ना, उस कोहेजन के बारे में आप आइडिया लगा सकते हो। कैसे, देखना देखिएगा आराम से कैसे। जैसे सपोज करो मैं आपको अलग अलग तरह के यहाँ पे स्लम्प बनाकर दिखा रहा हूँ। लेट अस सपोज आपका जो स्लम्प है ना, इस तरह से आपको स्लम्प देखने को मिल रहा है। अभी देखना आराम से, एक तो ये शेप हो गई, दूसरी शेप क्या होगी आपके पास में, समथिंग लाइक दिस, दूसरी शेप ये हो गई। थर्ड शेप क्या होगी आपके पास में, थर्ड शेप जो होगी आपके पास, देखना थर्ड क्या रहेगा, थर्ड क्या रहेगा आपके पास में, कोलैप्स होगा तो कोहेजन कम होगा, शेप मेंटेन करेगा तो कोहेजन अच्छा है। बिल्कुल हाँ, वही डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट ना, वही पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो देखिएगा हुआ क्या यहाँ पे, यहाँ पर क्या हुआ ना, देखो अब देखो आराम से खुद से, सर जो स्लम्प वैल्यू होती है वो कितने टाइम में लेनी होती है, इमीडिएटली लेते हैं। आप मोल्ड के अंदर फिल करने के बाद वेट नहीं करोगे, जैसे ही आपने उसके अंदर फिल करा उसको उठा दोगे एकदम ऊपर, फ्रस्टम को एकदम ऊपर उठा दोगे।
फिल करने के बाद कॉम्पेक्शन करा, फिल करा, एकदम उसको ऊपर उठा दोगे और उठाने के बाद एकदम वो सब्सिडाइज करेगा। जैसे सब्सिडाइज हो जाता है एकदम आप वैल्यू नोट कर लो। यस, अब देखना जरा क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो जरा ये तीनों डायग्राम ऑब्जर्व करो। अब इसका जो प्रॉपर डायग्राम है वो मैं आपको बनाकर भेज दूंगा खुद से। अब जस्ट यहाँ पर समझ लीजिए। देखो ये जो ब्लू वाला है, देखो यहाँ पे इस वाले डायग्राम को देखो। सबसे पहले इस वाले डायग्राम को देखो। ये जो सॉलिड लाइन है आपके पास में, ये वाले डायग्राम में जो सॉलिड लाइन है ना, ये सॉलिड लाइन आपको शो कर रही है इनिशियली आपका सैंपल कैसा था। इनिशियली आपका सैंपल कैसा था, इसी तरह का रहा होगा ना इनिशियली। तो सैंपल पूरा शेप में होगा, अपनी पूरी प्रॉपर अपनी क्या होगा, शेप में होगा, पूरी प्रॉपर शेप में था। इनिशियली आपका सैंपल कैसा था, पूरी प्रॉपर शेप में था। लेकिन सब्सिडाइज होने के बाद सैंपल कैसा है, इस तरह का आपका सैंपल हो गया। कब, सब्सिडाइज होने के बाद। दोनों साइड से क्या करा है, एक्सपेंड करा। बट लेकिन एक बात समझना यहाँ पे कि जो सब्सिडाइज का सरफेस आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो सब सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, ये सरफेस, ये बताओ क्या पूरा का पूरा आपको ऑलमोस्ट इवन दिखाई दे रहा है क्या? ये पूरा का पूरा सरफेस क्या आपको ऑलमोस्ट इवन दिखाई दे रहा है? इवन, इवन का मतलब समझते होंगे ना। ये क्या आपको ऑलमोस्ट इवन दिखाई दे रहा है ना सरफेस? ऑलमोस्ट कैसा दिखाई दे रहा है सरफेस? इवन दिखाई दे रहा है, इवन दिख रहा है। ठीक है, चलो दूसरे केस में आते हैं। इस वाले केस पे आओ, इस वाले केस पे आओ। ये जो रेड वाली लाइन है, ये जो रेड वाली लाइन है ना, ये रेड वाली लाइन है आपके ओरिजिनल सैंपल की। ये रेड वाली लाइन कैसी है आपकी? ओरिजिनल सैंपल आपका इस तरह का था, पूरा प्रॉपर फ्रस्टम की शेप में था। रेड वाला क्या बता रहा है, ओरिजिनल सैंपल आपको बता रहा है। लेकिन जब सब्सिडाइज हुआ, अब सब्सिडाइज होने के बाद देखना, ये सरफेस है सब्सिडाइज होने के बाद। देखो जरा सब्सिडाइज होने के बाद सरफेस कैसा हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर ये बताओ क्या ये इवन है? क्या ये इवन है सरफेस? नहीं, ये इवन नहीं है। कैसे मतलब? इधर से सब्सिडेंस बहुत कम है, इधर से सब्सिडेंस बहुत ज्यादा है। और एक तरह से ये क्या है, शेयर ही तो है। क्या है, क्या ये शेयर फेलियर है? क्या ये शेयर फेलियर है? बताओ क्या ये शेयर फेलियर है? क्या ये शेयर है ना? ये शेयर ही तो दिख रहा है आपको। यस, ये शेयर है। अब समझो बात को। अगर हमारा सरफेस इस तरह से पूरा प्रॉपर इवन तरह से बिल्कुल इवनली हो जाए, इवन तरह से बिल्कुल सब्सिडाइज होता अगर आपको दिख रहा है ना, इवन तरह से बिल्कुल सब्सिडाइज होता दिख रहा है, इसको कहते हैं ट्रू स्लम। दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रू, इसको ट्रू स्लम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रू स्लम, इसको ट्रू स्लम कहते हैं। सरफेस कैसा होना चाहिए, बिल्कुल इवन, पूरी तरह से इवनली आपको सब्सिडाइज होता दिख रहा है, दोनों साइड से बिल्कुल इक्वल। इसको कहते हैं ट्रू स्लम, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रू स्लम। इसको ट्रू स्लम कहते हैं। क्लियर है? अब ये बताओ, ये वाला जो है, इसमें कैसा सरफेस है, कैसा फेलियर एक तरह से यहाँ पे होगा, शेयर फेलियर। आप यहाँ पे देखोगे तो कैसा फेलियर है, शेयर फेलियर जो है एक तरह से। इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द शेयर स्लम। यस, इसको कहते हैं शेयर, इसको शेयर स्लम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द शेयर स्लम, इसको शेयर स्लम कहते हैं। थर्ड, इस पर आइए। ये जो रेड वाला है, ये आपको ओरिजिनल सरफेस दिख रहा है कॉन्क्रीट का। ओरिजिनली हमारा कॉन्क्रीट कैसा था? ओरिजिनली हमारा कॉन्क्रीट इस तरह का था, कुछ ओरिजिनल इस तरह का कॉन्क्रीट था। अब यहाँ पे देखो जरा, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये पूरा का पूरा कॉन्क्रीट एक तरह से कोलैप्स कर गया? क्या कोलैप्स करके नीचे चला गया पूरा का पूरा? बताओ जरा, कोलैप्स करके नीचे चला गया, बताओ। बोलो। यस, तो ये क्या हुआ, एक तरह से कोलैप्स हुआ, बहुत ज्यादा फॉल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड दैट इज कॉल्ड एज द कोलैप्स स्लम। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोलैप्स स्लम। इसको कोलैप्स स्लम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द कोलैप्स स्लम। तो ये तीन तरह के स्लम को बताया मैंने। पहले तो बताया था वैल्यू ऑफ स्लम के बेसिस पे आप वर्केबिलिटी जज कर लोगे। दूसरा आपको बताया शेप ऑफ स्लम। शेप ऑफ स्लम के बेसिस पे आप उसका बिहेवियर जज कर सकते हो कोहेजन का। कैसे? आप समझो उसको। यहाँ पे स्लम क्या है, ये स्लम्प वैल्यू है, ये स्लम्प वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर ये स्लम की वैल्यू है। जितना स्लम वैल्यू मिलेगा उसके बेसिस पे आप वर्केबिलिटी जज कर लोगे।
इधर समझना, यहाँ पे इस वाले केस में क्या है, इधर इतना स्लंप आपको दिखाई दे रहा है एंड इधर साइड पर इतनी स्लंप वैल्यू हमें दिखाई दे रही है ना। दोनों साइड पर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रही है। इधर मान लो ए, इधर क्या है बी। इधर सब्सिडेंस कितना है इस साइड पे, ए सब्सिडेंस है, इस साइड पर सब्सिडेंस कितना है, बी है। तो लेट अस सपोज मुझे इस वाले केस में, क्या करना था, एक एवरेज स्लंप वैल्यू बतानी है। मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, शेयर के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो इवन है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है पूरा का पूरा, आप आराम से नोट कर लोगे स्लंप की वैल्यू। इसको एस बोल देते हैं। इधर क्या है, इधर ए आ रहा है सब्सिडेंस, इधर बी आ रहा है। आपको एक एवरेज वैल्यू बतानी है स्लंप की, तो कैसे बताओगे एवरेज वैल्यू, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। और ये किसकी वैल्यू है, एक एवरेज स्लंप की वैल्यू है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द एवरेज स्लंप, दिस इज द वैल्यू ऑफ एवरेज स्लंप। आया समझ में। तो इस वाले केस में, शेयर वाले केस में आप कैसे एवरेज स्लंप की वैल्यू बताओगे, इधर से मेजर कर लो, इधर से मेजर कर लो, उन दोनों का एवरेज ले लो, जो वैल्यू है उसको एवरेज स्लंप बोल दो। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, बिहेवियर के बारे में, कि कैसे शेप ऑफ स्लंप आपको बिहेवियर जानने में हेल्प करेगी, वो समझना है। देखो क्या हुआ यहाँ पे, इसके केस में इसको ट्रू स्लंप है, इवन सरफेस आपको दिखाई दे रहा है। इसके केस में समझो, अच्छा पहले इन दोनों को देखो, पहले इस वाले केस में मुझे बताओ, इसमें शेयर स्लंप आपको देखने को मिला है, ये बताओ इस वाले केस में कोहेजन ज्यादा होगा या कम होगा, क्या यहाँ पे कोहेजन ज्यादा होगा पार्टिकल्स के बीच में या कम होगा, ये बताइए जरा एक बार। शेयर वाले में कोहेजन ज्यादा है या कम है। सर व्हाट अबाउट जीरो स्लंप, सर व्हाट अबाउट जीरो स्लंप, व्हाट अबाउट जीरो स्लंप। जीरो स्लंप वाला केस क्या है आपका, जीरो स्लंप वाला केस है आपका ड्राई कॉन्क्रीट का केस। ड्राई कॉन्क्रीट का केस है, उसको हम जनरली इस वाले टेस्ट, उस जीरो स्लंप वाले केस को हम जीरो, अगर कहीं पर स्लंप वैल्यू है तो उसके लिए हम ये वाला टेस्ट यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि अगर कॉन्क्रीट बहुत ज्यादा ड्राई है, अगर कॉन्क्रीट बहुत ज्यादा ड्राई है या फिर कॉन्क्रीट आपकी बहुत ज्यादा फ्लूइड स्टेट में है, बहुत ज्यादा हाईली वर्केबिलिटी शो कर रही है, तो उसके लिए आप ये वाला टेस्ट यूज नहीं करोगे। जीरो स्लंप का मतलब है आपकी कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी की वैल्यू बहुत बहुत कम है, बहुत बहुत कम है वर्केबिलिटी की वैल्यू। तो ये वाला जो स्लंप टेस्ट है ये एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं दे पाएगा आपको, तो उसके लिए उसकी एग्जैक्ट वर्केबिलिटी निकालने के लिए आप किसको यूज करोगे, आप यूज करोगे किसको, वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट को यूज करोगे आप। बताइए। बोलो। सर कोहेजन मोर देन ट्रू स्लंप एंड लेस देन कोलैप्स स्लंप, कोहेजन मोर देन ट्रू स्लंप एंड लेस देन, इस वाले में कोहेजन ज्यादा है या कम है, इस वाले केस में बताओ, शेयर वाले में, शेयर वाले में, सॉरी उल्टा हो गया सर, बताइए। शेयर स्लंप में कम होगा, एग्जैक्टली बिल्कुल, शेयर स्लंप में कोहेजन बहुत कम होगा, ठीक है, कोहेजन लेस, कोहेजन लेस कह सकते हो, वैल्यू होगी कोहेजन की लेकिन बहुत बहुत कम है, बहुत बहुत कम है, तो कोहेजन लेस बोल दो एक तरह से ना। कॉन्क्रीट कैसा है, कोहेजन लेस है, क्योंकि अगर कोहेजन होता ना तो इस तरह से वो फ्लो करके नीचे ना आ पाता, कॉन्क्रीट पार्टिकल उसको बाइंड करके रखते अपने से। यस देखो, तो ये बेसिकली एक तरह से आपका किसको शो कर रहा है, ये कोहेजन लेस बिहेवियर को शो कर रहा है। आप ये कह सकते हो कि ये एक तरह से कोहेजन लेस बिहेवियर को शो कर रहा है, इट इज शोइंग द कोहेजन लेस बिहेवियर। कोलैप्स वाले पर आइए अब, तो ये किसको शो कर रहा है, शेयर वाला कोहेजन लेस बिहेवियर को शो कर रहा है। शेयर वाले पर आओ, शेयर वाला जो केस है, सॉरी ये कोलैप्स वाला जो केस है, इसमें शेयर क्या रहेगा, इस वाले केस में शेयर बताइए। कोलैप्स में सबसे कम, यस एग्जैक्टली बिल्कुल, कोलैप्स वाले में सबसे मिनिमम शेयर होगा, कोलैप्स वाले में मिनिमम शेयर, और शेयर वाले में इंटरमीडिएट मान सकते हो आप, इन दोनों का इंटरमीडिएट, तो शेयर वाले में इंटरमीडिएट, कोलैप्स वाले में सबसे कम। लेकिन एक तरह से ये मान लो शेयर वाले में भी अगर एब्सोल्यूट टर्म में देखो तो बहुत कम ही होता है शेयर, शेयर वो कोहेजन जो होता है बहुत कम ही होता है इसके अंदर भी। तो आप ये कह सकते हो कि जो दोनों के दोनों है ना, हमारे शेयर स्लंप जो है एंड कोलैप्स स्लंप जो है, ये कोहेजन लेस बिहेवियर को शो कर रहा है। सर कोलैप्स स्लंप में स्लंप की वैल्यू कैसे लेंगे, स्लंप की वैल्यू कैसे लेंगे, एग्जैक्टली इसी तरह से, अगर आप बताना चाहते हो ना कि भाई एक सिंगल वैल्यू अगर आप बताना चाहते हो तो यहां से ले लो,
एंड यहाँ से साइड में से मेजर करके इसकी एक एवरेज वैल्यू बता सकते हो। हाँ, जैसे ऊपर से बताया यहाँ पे, जैसे शेयर वाले में बताया ना, सेम तरह से। तो ये जो शेयर स्लम्प है और ये जो कोलैप्स स्लम्प है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके कोहेजनलेस बिहेवियर को। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोहेजनलेस बिहेवियर ऑफ कंक्रीट। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोहेजनलेस बिहेवियर ऑफ कंक्रीट को। आया समझ में क्या? ये दोनों केस आए या नहीं आए समझ में? शेयर वाला एंड कोलैप्स वाला किस तरह से कोहेजनलेस बिहेवियर को शो कर रहा है? क्या पॉइंट क्लियर हुआ सबको? ओके, अब देखना जरा, ट्रू वाले पे आओ। इसमें कोहेजन क्या रहेगा? इसमें कोहेजन क्या रहेगा ट्रू वाले में? कोहेजन यहाँ पे हाईएस्ट। सो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोहेसिव बिहेवियर को। ये कोहेसिव बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कोहेसिव बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो मुझे ये बताओ, स्लम्प की शेप के बेसिस पे किस तरह से आप कंक्रीट की प्रॉपर्टी को, उसके बिहेवियर को, उसमें कोहेजन है या नहीं है, जज कर लोगे क्या? उसके बेसिस पे कर लेगी ना जज। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं, अगर कोहेजन लेस है, सपोज कंक्रीट का बिहेवियर कैसा है, कोहेजन लेस है, ये आपने जज कर लिया उसकी वर्केबिलिटी के बेसिस पे, उसका जो स्लम्प का शेप था उसके बेसिस पे आपने जज कर लिया। सपोज कोहेजन लेस आया, बाई चांस सपोज करो अगर कोहेजन लेस आया, सेग्रीगेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? सेग्रीगेशन पे इफेक्ट बताओ, सेग्रीगेशन क्या है वो आपको पता है ऑलरेडी, बताओ। अगर कोहेजन लेस है तो सेग्रीगेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? बोलो। हाई होगा, बिल्कुल, यस। आ रही है समझ में, लीजिए ना। सो क्या हुआ, ये आया क्या सबको समझ में कि अगर कोहेजन लेस है तो सेग्रीगेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? इनफैक्ट ये पॉइंट मैंने आपको बताया हुआ है पहले। सर कम कोहेजन उतना ज्यादा सेग्रीगेशन, बिल्कुल, मोर सेग्रीगेशन, करेक्ट। ये पॉइंट हमने देखा था कहाँ पे, जब मैंने आपको पार्टिकल के साइज के बारे में बताया था ना, फाइनेस्ट टेस्ट बताया था। फाइनेस्ट टेस्ट हमने डिस्कस करा सीमेंट के ऊपर, वहां पे बताया था कि कोहेजन बढ़ेगा, सेग्रीगेशन वगैरह कम हो गए, सब चीजें बताई थी वहां पे। अगर कोहेजन लेस है, यानी कि आप ये समझ सकते हो कि जो शियर स्लम्प होगा ना एंड जो कोलैप्स स्लम्प होगा, इन दोनों के केसेस में कोहेजन लेस है बिहेवियर कंक्रीट का। अगर बिहेवियर कंक्रीट का कोहेजन लेस है, मतलब इन दोनों के केस में आप ये मान लो आपको सेग्रीगेशन की टेंडेंसी बहुत हाई मिलेगी। कंक्रीट के अंदर सेग्रीगेशन जो होगा ना, अब सेग्रीगेशन क्या है वो तो चीज बताई थी ना आपको कल। सेग्रीगेशन की टेंडेंसी आपको ज्यादा मिलेगी इन दोनों में, सेग्रीगेशन ज्यादा मिलेगा। अब अगर सेग्रीगेशन ज्यादा मिलेगा ना, तो जब आप कोलैप्स है या शियर स्लम्प है, दोनों में कोहेजन लेस है बिहेवियर, सेग्रीगेशन ज्यादा मिलेगा। सेग्रीगेशन तब जब आप उसको ट्रांसपोर्ट करोगे, जब आप उसको प्लेस करोगे, जब आप उसको मिक्स कर रहे होंगे ना कंक्रीट को, होगा क्या, एग्रीगेट्स सेपरेट हो जाएंगे फ्रॉम द कंक्रीट एंड इसी को सेग्रीगेशन बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ सेग्रीगेशन। जब आप कंक्रीट को प्लेस कर रहे होंगे, मिक्स कर रहे होंगे, कॉम्पैक्ट कर रहे होंगे, ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे, इन दैट केस आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि एग्रीगेट आपकी पूरे के पूरे कंक्रीट मिक्स से अलग सेपरेट हो गए, अलग सेपरेट हो गए। क्यों सेपरेट हो गए? क्योंकि कोहेजन लेस बिहेवियर था। ये कैसे पता लगा? ये पता लगा शियर स्लम्प, ये पता लगा हमें उसके स्लम्प की शेप देखने के बाद, शियर स्लम्प है या फिर कोलैप्स स्लम्प है, इसके बेसिस पे आपने जज कर लिया। तो इनमें हाई सेग्रीगेशन मिलेगा, इन दोनों केसेस में हाई सेग्रीगेशन। इसमें क्या होगा सेग्रीगेशन? ट्रू वाले में सेग्रीगेशन, ट्रू वाले में सेग्रीगेशन लीस्ट होगा, यस। लीस्ट सेग्रीगेशन, लीस्ट सेग्रीगेशन, यस, लीस्ट सेग्रीगेशन। इसको कहते हैं कोहेसिव नेचर है ट्रू स्लम्प, कोहेजनलेस शियर स्लम्प, कोहेजनलेस कोलैप्स स्लम्प, ये दोनों सेग्रीगेशन हाई रखते हैं। इसमें लीस्ट सेग्रीगेशन होगा। आया समझ में पूरा का पूरा केस? अब हमें ये रिकमेंड करा गया है, हमें रिकमेंडेशन ये दी जाती है कि अगर आप कंक्रीट को यूज कर रहे हो ना, तो हमेशा ट्रू स्लम्प वाला कंक्रीट यूज करो, ट्रू स्लम्प वाला कंक्रीट यूज करो। सर तो हमें सिर्फ ट्रू स्लम्प वाली ही लेनी? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ दीपक आपको, बिल्कुल हमें यही रिकमेंडेशन दी जाती है कि ट्रू स्लम्प वाली कंक्रीट को ही आप यूज करो, शेयर वाली को या फिर कोलैप्स वाली को यूज मत करो, अदरवाइज वहां पे सेग्रीगेशन बहुत हाई होगा। सेग्रीगेशन हाई है, मिक्स यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, वॉइड्स क्रिएट हो जाएंगे, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। बोलो, आया क्या समझ में? सारी चीजें क्लियर हुई हैं? बता दीजिए।
सो स्लम के बारे में अभी जस्ट आपने डिस्कस करा है कि कैसे चीजें हो रही है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस सर, ये सब डिपेंड हमारे कंक्रीट मिक्स पे डिपेंड करेगा सर, ये सब यस बिल्कुल। तो आया ना समझ में? तो इसीलिए वर्केबिलिटी टेस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अभी हमने स्लम के बारे में डिस्कस कर लिया है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और भी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट है आपका, फ्लो टेबल टेस्ट है, वीबी टेस्ट है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे कल। अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये आपको कहानी क्लियर हो गई है। स्लम टेस्ट हमने ऑलमोस्ट काफी हद तक फिनिश कर लिया है, बाकी जो थोड़े बहुत इसमें पॉइंट हो गए मैं कल डिस्कस कर दूंगा। देखिए जरा, मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक दूसरी पीडीएफ भेजने वाला हूँ, जिसमें क्या लिखा होगा, आपका टेस्ट लिखे होंगे सारे के सारे। टेस्ट में वर्केबिलिटी के जितने भी टेस्ट है ना, शेयर वाला, ये स्लम कोन टेस्ट, ये कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट, वीबी टेस्ट, फ्लो टेबल टेस्ट, इन टेस्ट के लिए मैं आपको एक फाइल भेज रहा हूँ अभी पीडीएफ की, थोड़ी देर बाद, अब से 1-2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद भेज दूंगा, लगभग 2 बजे तक भेज दूंगा आपको फाइल। उस फाइल को सब लोग ले लेना, क्योंकि कल इतनी मेहनत नहीं करेंगे हम यहाँ पे डायग्राम्स वगैरह बनाने में, जितना आज करना पड़ रहा है ना, क्योंकि इतनी मेहनत नहीं करेंगे। कल डायरेक्टली मैं आपको उससे समझाऊंगा, जैसे मैंने आज आपको दिखाया ना यहाँ पे, आपके पास वो ऑलरेडी फाइल थी वाटर वाली, उससे बहुत जल्दी जल्दी कवर कर लिया हमने सब कुछ। सिमिलरली मैं आपको टेस्ट वाला कुछ एक पीडीएफ फाइल भेजने वाला हूँ थोड़ी देर बाद, 2 घंटे बाद भेज दूंगा, 2 बजे तक। उसको अपने पास सब लोग रखना, तो कल उससे आसानी से समझेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो रिप्रेजेंटेशन भी इतना क्लियर नहीं हो पाता है, रिप्रेजेंटेशन इतना क्लियर नहीं हो पाता ना, इसमें चीजें इतनी क्लियरली समझ नहीं आ पाती है। फाइल में हैंड रिटन रहेगा प्रॉपर तरह से, उसमें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी चीजें। तो वही फिर से ग्रुप में डाल दूंगा मैं, दोनों ग्रुप में, जो जो ग्रुप में ऐड है उनको मिल जाएंगी, बाकी और जिसको नहीं मिलेंगे वो मेरे से मिल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सो बताओ आया क्या समझ में? ठीक, सो जो आपके पास 1-2 फाइल और आ जाएंगी अभी थोड़ी देर बाद, मैं भेज दूंगा उसको, आप उसको पढ़ लेना। पढ़ के बहुत सिंपलेस्ट लैंग्वेज में लिखी रहेंगी चीजें सारी, आसानी से समझ में आ जाएंगी। जस्ट करना क्या है तुम्हें, 4 टॉपिक तुम्हारे हो चुके, एग्रीगेट हो चुका, एडमिक्सचर हो चुका, वाटर हो चुका, सीमेंट हो गया, लाइम हो गया। इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो आराम से, इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए आराम से। कॉन्क्रीट अब स्टार्ट हो चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका शुरू हो चुका है। ठीक है, तो मैं आज की क्लास को ओवर कर रहे हैं यहाँ पे। कल का आपका सेम टाइम रहेगा 10 बजे। ये जो टेस्टिंग वाला पोर्शन जो है, इसी को आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसी को कल आगे अपना कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बताइए, कोई दिक्कत हो तो पूछो। चलिए, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, थैंक यू। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए आप। सर एक क्वेश्चन था, सिर्फ हमारे पास सारे मटेरियल हैं, अगर स्पेसिफिक वाटर कंटेंट रेशियो का तो। सर एक क्वेश्चन था सर, इफ हमारे पास सारे मटेरियल्स हैं, अगर हमें स्पेसिफिक वाटर कंटेंट, वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ कॉन्क्रीट बनाना है, तो वाटर सीमेंट रेशियो, अंशुल क्वेश्चन अभी आपका क्लियर नहीं हो पाया इतना। कैसे लेंगे वाटर सीमेंट रेशियो? वो आपका डिजाइन मिक्स वाला पार्ट होता है, मिक्स डिजाइन जो आप करते हो ना। देखो, आपको कोड ने भी बता रखी है चीजें, कोड ने भी आपको बताया कि किस ग्रेड के लिए आप कितना वाटर टू सीमेंट रेशियो अडॉप्ट कर सकते हो। दूसरी बात, मिक्स डिजाइन वाला पार्ट होता है, वो जब मिक्स डिजाइनिंग का देखेंगे तो वहां पे डिस्कस कर लेंगे उसको। आपको कोड से वैल्यूज उठानी होती है कि कितना वाटर टू सीमेंट रेशियो हम रख सकते हैं। डायरेक्टली कोड में आपकी टेबल दे रखी है। इनफैक्ट उस टेबल को मैं आपको नोट्स में भी लिखवाऊंगा, उस टेबल को मैं नोट्स में भी लिखवाऊंगा कि किस ग्रेड के लिए कितना वाटर टू सीमेंट रेशियो रखना पड़ता है। वो टेबल आप नोट्स में भी लिखोगे, वो डायरेक्टली कोड की टेबल है। ठीक है, बोलो। फील्ड में जनरली मतलब कैसे मिक्स करते हैं? फील्ड में जनरली मतलब, देखो, ये आप थोड़ा सा आगे वाली चीजों पे जा रहे हो। दो तरह से मिक्स बनाए जाते हैं, एक होता है नॉमिनल मिक्स, दूसरा होता है डिजाइन मिक्स। एक होता है नॉमिनल मिक्स, दूसरा होता है डिजाइन मिक्स। जब आप डिजाइन मिक्स करते हो तो डिजाइन मिक्स आपका एक प्रॉपर लेबोरेटरीज में करवाया जाता है। डिजाइन मिक्स आपका प्रॉपर लेबोरेटरी में करवाया जाता है, फील्ड में डिजाइन मिक्स नहीं करा जाता है। उसके लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, प्रॉपर लेबोरेटरीज होती हैं, जहां पे आप डिजाइन मिक्स करवा के करवाते हो। बैच प्लांट में बनाना, हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि प्रॉपर लेबोरेटरीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जहां से आप मिक्स डिजाइन करवा के मंगाते हो। वो आपकी पूरी प्रॉपर क्वालिटी देखते हैं, एग्रीगेट की क्वालिटी कैसी है, फाइन एग्रीगेट कहाँ से लेके आ रहे हो, कोर्स एग्रीगेट कहाँ से ले रहे हो, उसके बेसिस पे वो आपको जज करके वैल्यूज उठाएंगे, और वो कैलकुलेट करते हो आप एक्चुअली में मिलाना कितना है आपको। मिक्स डिजाइन वाला पार्ट है।
चलिए ठीक है, तो अपना कल कंटिन्यू करते हैं आगे ना। थैंक यू एवरीवन। ओके।